तो हमने लास्ट क्लास में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर टॉपिक स्टार्ट किया था। जैसे चाइनीज एक्यूप्रेशर में 5 तत्व होते हैं, 5 फिजिकल एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पांचों तत्व हम ब्रह्मांड में भी देखते हैं, अपने शरीर में भी हम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है, ये सबको पता है। और इन पांचों तत्वों को हमने मन में भी देखा था कि कैसे मन में इफेक्ट करते हैं ये 5 तत्व। बट ये 5 जो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स के बारे में हमने सीखा कि काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। उसके बाद हमने देखा कि 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी है, और ये मेटाफिजिकल एलिमेंट्स किस तरह से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने जाएंगे। जिससे पहले कि क्लास स्टार्ट हो, एक बार हम रिपीट करते हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगी मंजुला जी से। मंजुला जी, कौन से 10 तत्व थे? प्लीज रिपीट। आप चाहे तो देख के भी बोल सकते हैं, बट अगर आप नहीं देख के भी बोले तो ज्यादा सही है, बट आप देख के भी बोल सकते हैं, आपको इससे याद हो जाएगी वो। ठीक है ना? आप अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं आ रही आपकी आवाज मुझे। मेरा स्पीकर तो सही है ना? की आवाज नहीं आ रही है। हम लोगों को भी नहीं आ रही है। यस, नहीं आ रही है ना? मुझे लगा मुझे ही नहीं आ रही है। यस मंजुला जी, अपने आप को अनम्यूट करिए आप पहले। मंजुला जी आप, कोई बात नहीं, सविता जी आप बता दीजिए 5-10 एलिमेंट्स। आप अपना एक बार माइक्रोफोन चेक कर लीजिए मंजुला जी। तम, हाँ आकाश, वायु, हाँ अग्नि, जल, हाँ पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। तम। हाँ तम, लास्ट में तम नहीं बोला ना आपने? मैंने अच्छा, तम से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा एंड तम। ठीक है ना? तो इसमें से 5 फिजिकल एलिमेंट्स हैं और 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स हैं। तो कौन से 5 फिजिकल एलिमेंट्स हैं? मोनिका आप बताओ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 फिजिकल एलिमेंट्स है। एंड नरेंद्र जी आप बताइए, वेट वेट वेट, नरेंद्र जी आप बताइए 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स। इसमें है काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। यस, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है। तो आप लोगों को ये 10 एलिमेंट्स याद हो गए, ठीक है? पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी हाँ, आवाज आ रही है। तो अच्छा, आपके लिए भी सवाल बाकी है मेरे। तो अभी जो 5 एलिमेंट्स जो हमने पढ़ा, इससे अब 5 एलिमेंट्स से रिलेटेड ऑर्गन्स बताइए कि ये जो 5 फिजिकल एलिमेंट्स है इससे रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन है। जैसे फॉर एग्जांपल आकाश, आकाश से रिलेटेड 2 ऑर्गन्स है, बताइए। आकाश से रिलेटेड जो ऑर्गन्स है, जो मेरिडियंस की हम बात कर रहे हैं हमीश, कितने दिनों से बात। पीसीएम में तो हम लंग्स और हाँ, तो टीसीएम और ये एक ही है, आप ऑर्गन्स सेम ही रहेंगे, वही ऑर्गन्स है। आयुर्वेदिक में नए ऑर्गन्स नहीं आ जाएंगे हमारे बॉडी में, ऑर्गन्स वही के वही रहेंगे। लंग्स एंड एलआई, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, और वायु के लिए गॉल ब्लैडर एंड लीवर, लीवर। और फायर के लिए हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर भी थे, 4 ऑर्गन्स है इसमें। हीट एंड हॉटनेस। पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। तो यहाँ पर तो 2 ही दिए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी में स्टमक एंड स्प्लीन, हम्म, और वाटर में किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। यस, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स सेम ही रहेंगे, ऑर्गन्स कोई चेंज नहीं होंगे, ऑर्गन्स वही रहेंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। बट इसके बाद जो ये 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, इसको हम कहाँ ढूंढेंगे? ये सारे ऑर्गन्स है तो फिजिकल एलिमेंट्स हो गए, अब ये मेटाफिजिकल एलिमेंट्स को हम कहाँ ढूंढेंगे? ठीक है, तो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, जैसे काल है, काल को हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? बाहर ढूंढेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। शरीर में काल नाम का कोई इससे रिलेटेड ऑर्गन भी नहीं है कि इस ऑर्गन को हम ढूंढेंगे। तो इसे हम कहाँ ढूंढेंगे? ये हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ये जो बाकी जो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, ये अगर हम आगे जब और पढ़ेंगे डिटेल्स में, डेप्थ में,
तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे मन से जुड़ा हुआ है ये सब चीज। जैसे हमने काल के बारे में भी पढ़ा था, तो काल को हम कौन से ऑर्गन में ढूंढेंगे? क्या हम उसे लीवर में ढूंढे, गॉल ब्लैडर में ढूंढे या हार्ट में ढूंढे? उसे हम नहीं ढूंढ सकेंगे। उसको कहाँ ढूंढेंगे? अपने नर्वस सिस्टम में ढूंढेंगे, कि जिस हिसाब की रचनात्मक तरीके से वो ह्यूमन बीइंग बना हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने काल के बारे में पढ़ा, तो काल को कहाँ ढूंढ रहे हैं? अपने नर्वस सिस्टम में। पेशेंट के नर्वस सिस्टम से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बजे, सबसे पहला सवाल होगा कि कितना बजे उठ रहे हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास लेट आ रहा है, जो पेशेंट नहीं तो आपके आसपास के लोग भी अगर लेट आ रहा है, तो आप उससे डायग्नोस करके समझ सकते हो कि क्यों लेट आ रहा है। तो उसकी गलती नहीं है, उसके नर्वस सिस्टम की गलती, उसकी तो गलती नहीं है। उसका नर्वस सिस्टम को आप उसके सोने का पैटर्न को ठीक करोगे तो उसका ये लेट पैटर्न भी ठीक हो जाएगा। तो ये दिस इज द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस ओनली। ठीक है, तो हम शुरू से ही सारे ऑर्गन्स के बारे में अब पढ़ते हैं, सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। आकाश से हमने उस दिन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसी तरीका से हम अपने सारे ऑर्गन्स की एनर्जी को समझते हैं। कैसे इसे हम ब्रह्मांड में देखेंगे, कैसे इसे हम शरीर में देखेंगे और कैसे इसे हम अपने मन में देखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आकाश तत्व। सबसे पहले हमने आकाश से स्टार्ट किया था कि आकाश, तो ये आकाश जो है इसे हम शरीर में कहाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में जब हम आकाश ढूंढने जाएंगे तो वी कैन सी आकाश। जहां देखो वहीं आकाश है, हर तरफ आकाश है, सब कवर्ड, हर जगह से ये कवर्ड है आकाश से, चारों तरफ स्पेस है। दिस इज द स्पेस एलिमेंट, चारों तरफ स्पेस है। जब हम अपने शरीर में देखेंगे तो आकाश का हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? क्या हम आकाश में जाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे? ऐसा नहीं है ना। तो ये आकाश तत्व हम अपने जब शरीर में देखेंगे, कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? तो ट्रीटमेंट का एक व्यू तो होना चाहिए कि रास्ता कि हम यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वो आकाश तत्व हम अपने शरीर में स्किन में देखेंगे। तो ये आकाश स्किन जैसे शरीर, जैसे ये ब्रह्मांड, हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड के जैसे है। तो ये ब्रह्मांड के जो फुल कवरिंग है, दिस इज अवर स्किन। ठीक है, तो ये जो स्किन है, ये खाली शरीर की स्किन नहीं है, ये स्किन ऑर्गन्स की स्किन भी होगी। ठीक है ना, जैसे लीवर की स्किन, हार्ट की स्किन, गॉल ब्लैडर की स्किन, हर ऑर्गन का एक स्किन होता है। तो अगर कोई भी ऑर्गन का स्किन रिलेटेड इश्यूज है, फॉर एग्जांपल लीवर इनलार्ज हो गया, ठीक है ना, या स्किन में पैचेस हो गए, स्किन में ब्लैक पैचेस है, तो कहीं ना कहीं आकाश एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। तो हमारे एक ट्रीटमेंट का हमें व्यू मिल जाएगा कि हम ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है ना, लीवर की वॉल में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, 1000 तरीके की डिजीज है। तो हमने एक चीज सीखा है कि हमें डिजीज में पीएचडी नहीं करनी है, हमें ट्रीटमेंट में पीएचडी करती है। ये जेपी अग्रवाल सर का बहुत ही कॉमन सोच है कि हमें डिजीज में पीएचडी नहीं करनी है, हमें नहीं, सॉरी, हमें बीमारी में पीएचडी नहीं करनी, हमें डिजीज में पीएचडी करनी है। अब वो चाहे आप चाइनीज एक्यूप्रेशर से करो, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से करो, कोई चीज से भी करो, हमें बीमारी में अपनी पीएचडी करनी है। ठीक है, तो ये आकाश तत्व है, हम ब्रह्मांड में देखें, शरीर में देखें। अब हम इसको मन में कहाँ ढूंढेंगे? तो मन में कहाँ ढूंढेंगे आकाश? आप वेट कर सकोगे कि मन का आकाश एक्सक्यूज मी कितना है? 5 किलो का, 6 किलो का, 7 किलो का? उसको हम एनर्जी के थ्रू ढूंढेंगे। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं, बहुत जनों के साथ बहुत कॉमन डायलॉग है कि इसका मन बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो ये बड़ा क्या होता है? मन इतना बड़ा है, जो मांगो वही दे देता है, बहुत दिलदार है, बहुत बड़ा मन का है। तो ये इसे कहते हैं मन का आकाश। एक होता है किसी का मन बहुत छोटा है, किसी को कुछ देना ही नहीं चाहता है, तो इसका क्या है? मन का आकाश। तो मन का आकाश एक बड़ा होना, मन का आकाश छोटा होना। इसी तरीका से इस आकाश को हम अपने मन में भी देखते हैं। आ रहा है समझ में? कोई अगर सवाल है, अगर ज्यादा हो जा रहा है तो आप लोग बीच में पूछ सकते हैं। अगर कोई और सवाल है इससे रिलेटेड, आकाश तत्व से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। राइट, तो आकाश के लिए एक शब्द हमने बोला था, आकाश के लिए जो एलिमेंट की जो एनर्जी है उसके बारे में हमने बोला था, क्या था वो बताइए? कवरिंग, कवरिंग नहीं, एक और शब्द था, बाउंड्री। यस, आकाश का जो शब्द है दैट इज बाउंड्री। वो चाहे ब्रह्मांड की बाउंड्री हो, वो हमारे स्किन की बाउंड्री हो, और वो हमारे मन की बाउंड्री हो। मन का विजन कितना बड़ा है, कितना बड़ा सोच है हमारा। हमारा सोच है कि नहीं, हम कलकत्ता से बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी का सोच है कि हम मून में भी जा सकते हैं, मार्स में भी जा सकते हैं, और बहुत कुछ भी कर सकता है इंसान। तो वो सोच भी तो बड़ा था ना, कि वो एक लेडी अगर ये सोचेगी कि हमें मार्स में जाना है, तो वो सोच के हम, तो हमारे सोच में भी, हमारे सपने में भी हम ये नहीं सोच सकते। तो ये होता है मन का आकाश, कि मन का आकाश, मन का जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है।
ठीक है ना, कैसे डायग्नोस करेंगे आ रहा है आपको समझ में, ठीक है ना। तो कहाँ से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ना, वो आपको बहुत मजा आएगा तब ट्रीटमेंट करने में। आप इंसान आपके सामने खड़ा है और आप उसका अंदर ही अंदर आपके मन में ना ट्रीटमेंट चल रहा है। वो जब जितना देर में बात करेगा ना, 5 मिनट बात करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आप नरेंद्र जी, आप आई थिंक ज्यादा इसको और अच्छी तरीका से समझ पा रहे है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट करता है ना, वो उस चीज को और ज्यादा समझ पाएगा, ठीक है ना। आकाश की जो एक और चीज है, थोड़ा आगे आएगा ये, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आकाश की जो एनर्जी और है वो है क्या है, आकाश को हम कैसे समझ सकते हैं। आकाश, बाहर का आकाश, तो बाहर के आकाश का जो एनर्जी है दैट इज साउंड, ठीक है ना। साउंड, आकाश से आवाज आती है, क्यों, बिजली कड़कती है तो आवाज आती है। तो ये ब्रह्मांड का आकाश। शरीर का आकाश हमारा स्किन। अब ये जो मन का आकाश है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान, बहुत सारे लोग आपके आसपास में होंगे कि बहुत धीरे धीरे टसक टसक के बात कर रहे है ना, हम तो देर से आ गए, बहुत ऐसे मतलब टसक टसक के, फिर आपको वापस से पूछना पड़ता है क्या बोला, वापस से रिपीट करो, ठीक है ना। ऐसे होते हैं ना लोग कि टसक टसक के बात करते हैं एकदम धीरे धीरे, आपको 4 बार उसको रिपीट करने बोलना पड़ेगा कि क्या बोल रहे, फोन में क्या बोल जाता है आपको समझ ही भी नहीं आता है। तो ये टसकना, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान कहाँ जाएगा, कौन से ऑर्गन्स रिलेटेड है, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमने 5 एलिमेंट्स में भी पढ़ा था कि अगर कोई इंसान बहुत टसक टसक के धीरे धीरे बोल रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके लंग्स की एनर्जी बिगड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अगर जैसे ही हम उनका लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब लंग्स का पॉइंट्स देंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें काफी ठीक हो जाती है, ठीक है ना। और ब्रोकन स्पीच, धीरे 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 बोलना, बात कंप्लीट भी नहीं करना, वहीं पे रुक जाना, फिर से रिपीट करवाना बार बार, एंड समटाइम्स ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। लेकिन हमें इरिटेट नहीं होना है, हमें तो डायग्नोस करना है, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बोलेगा और वो बहुत दुखी रहेगा एनी टाइम, एक होता है ना वो बहुत दुखी दुखी रहेगा, मतलब हर ऐसा लगेगा ना उसके अंदर बहुत पीड़ा है, अंदर बहुत पीड़ा है, इसलिए वो हमेशा टसक टसक के बात कर रहे हैं। तो दिस इज डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस का बहुत अच्छा तरीका है। पेशेंट आपसे 5 मिनट बात करेगा और आपके आसपास में भी कुछ लोग ऐसे होंगे ना, आपको डायग्नोसिस में समझ में आ जाएगा कि हाँ हम इसका कहाँ क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं एनर्जी वाइज। राइट, आ रहा है समझ में या ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। मैम, ये लंग्स में जो पैचेज हैं, जैसे आपने हाँ। कहा कि लीवर में कुछ पैचेज हैं, तो वो भी हाँ। आकाश का ही नाम। हम्म। लंग्स में अगर पैचेज हैं अंदर, तो वो भी उसी दायरे में आएगा। देखिए अंदर पैचेस है ये, ठीक है ना, ये एनर्जी, ये ऑर्गन की स्किन की बात हो रही है, ठीक है ना। जब अंदर है तो उसका ट्रीटमेंट फिर अलग बनता है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम आकाश तत्व की बात करें तो सिर्फ हम आकाश तत्व का ही ट्रीटमेंट करेंगे। इस केस में हम आकाश तत्व का तो ट्रीटमेंट करेंगे ही, बट उसकी अदर चीजों का भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट, अभी हम ट्रीटमेंट नहीं सीख रहे हैं, अभी हम खाली डायग्नोसिस सीख रहे हैं कि कहाँ तक हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। आप सोच सकते हो अगर किसी के, कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और इसके यहाँ पे पैचेस है, काले काले पैचेस, ठीक है ना, उसको अगर आप पूछोगे कि आपको क्या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी क्या बीपी हाई रहती है, वो बोलेगा हाँ। तो कितना अच्छा डायग्नोसिस है, आप खाली उसको देख के बोल दिए। और ये होता है 100% होता है। हार्ट की एनर्जी, हार्ट हीट जब बढ़ जाती है तो यहाँ पे ब्लैक पैचेस हो जाते हैं स्किन में, और वो क्यों होते हैं अभी हम आगे समझेंगे। तो आप उसको अगर बोल दिए कि आपके क्या, डू यू हैव एनी बीपी रिलेटेड इशू, वो बोलेगा हाँ मुझे है, हाई बीपी है या लो बीपी है, जो भी, यूजुअली हाई बीपी रहती है। तो उसको आपको आपको ये समझ में आ जाएगा देख के, ठीक है। अब आप हम देखेंगे जल, दिस इज आकाश हमने किया, अब जल। जल के लिए एक शब्द हमने याद किया था, बताइए क्या था जल। जल के लिए हमने एक शब्द समझा था, दैट इज जोड़ना, ठीक है ना, दैट इज जोड़ना। अब जल की जो एनर्जी है या जल का जो एट्रीब्यूट है वो है शीतलता, ठंडक। अब आप पूछोगे गर्म भी तो होता है पानी, लेकिन उसको अगर हम गर्म करते हैं तब वो गर्म होता है, बट जल की जो तासीर है दैट इज ठंडक, ठीक है ना। तो जल, ब्रह्मांड में हम जल देखते हैं तो नदियां होती है बहुत, ठीक है ना। तो नदियों का काम क्या होता है, जोड़ना। बहुत सारी नदियां आपस में जुड़ती है तब जाके समुद्र बनता है, ठीक है ना। 70% ब्रह्मांड या हमारे पृथ्वी में सिर्फ जल है, हमारे शरीर में भी 70% जल है। तो ये जो जल की जो तासीर है या जल का जो
काम है जोड़ने का। इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जितने भी सिविलाइजेशंस थे, पता है ना, सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो भी सिविलाइजेशंस थे, वो सारे वाटर या रिवर के किनारे में ही थे। सब बच्चों को पढ़ाते तो सबको पता होगा, जितने भी सिविलाइजेशन थे वो नदी के किनारे में ही थे। क्यों नदी के किनारे में थे? क्योंकि नदियां एक दूसरे देश को, एक दूसरे शहर को आपस में जोड़ती थी। क्योंकि पहले तो कोई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था ही नहीं, लॉन्ग जर्नी के लिए एरोप्लेन नहीं था, ट्रेन नहीं थे, तो लोग जल के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फॉरेन ट्रेड भी होता था उस समय, और कैसे जुड़े हुए थे? जल के थ्रू। तो जल का काम क्या है? जोड़ना। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारे शरीर में हम जल को कैसे देखेंगे? हमारे शरीर में तो 70% जल है। अब ये जल ऐसा नहीं है कि वाटर ही है सारा जल, तो ये जल है हमारे आंसू, मतलब हमारे टीयर, यूरिन, हमारा बॉडी में जो ब्लड है, ये ब्लड का काम क्या है? ये हमारे पूरे बॉडी को जोड़ के रखा हुआ है, हर ऑर्गन को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। और जहां ये ब्लड नहीं हो वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। पता है ना, ये ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे ब्लड नहीं है। ठीक है ना। हमारा CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी जल है। हड्डियों के बीच में भी जल है। तो हड्डियों के बीच में अगर ये जो जल है, ये जो फ्लूइड है, ये अगर कम हो जाएगी तो क्या हो जाता है? अर्थराइटिस, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस, हड्डियों की बीमारी। तो हड्डियों के बीच में भी ये जल की जरूरत है। हमारे हर बॉडी में, हर जगह में ये जल प्रेजेंट है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे जल प्रेजेंट नहीं है। जल का काम होता है जोड़ना, हर चीज को जोड़ के रखता है, हड्डियों को भी जोड़ के रखता है, हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करके रखता है, हमारे हर ऑर्गन्स को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। वो काम है जल का। ठीक है। जब हम अपने मन में जल को ढूंढेंगे, तो मन में जल कहाँ से ढूंढे? मन में भी जल के लिए यही शब्द सही है, दैट इज जोड़ना। कैसे जोड़ना? अगर किसी का जल तत्व सही हो तो वो इंसान, हर आपको कैसे पता चलेगा कि इसका जल तत्व सही है? आप तो अंदर झांक के नहीं देखेंगे इसके अंदर कितना जल है। इससे पता चलेगा कि ये इंसान कितना मिलनसार है। और बहुत अच्छा डायग्नोसिस है, ये जो मार्केटिंग के जितने भी बंदे होते हैं ना, उनका जल तत्व बड़ा बढ़िया रहता है। तो वही, हर इंसान मार्केटिंग नहीं कर सकेगा। होते हैं ना बहुत लोग बोलते नहीं मार्केटिंग के लिए मैं तो नहीं बनाऊं। बहुत सारे लोगों से उसको लोगों से जुड़ना ही नहीं पसंद है, बात करना ही नहीं पसंद है। बच्चे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, वो नहीं मिलनसार होते हैं। कोई बच्चा होता है इतना मिलनसार होता है, वो किसी के पास भी चला जाता है, किसी के पास भी चला जाता है, किसी से भी खा लेता है, किसी से भी खेल लेता है। और हमारे एडल्ट्स भी कई लोग होते हैं किसी से ना बात करना चाहते, ना जुड़ना चाहते हैं। लेकिन एक एक लोग ऐसे होते हैं ना, वो जहां जाते हैं वहीं दोस्त बना के आ जाते हैं। तो ये होता है जल तत्व। ठीक है ना। तो कितने अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और इतने अच्छे से बेस्ट फिट हो जाते हैं ना ये सब एग्जाम्पल्स, तो हमको ट्रीटमेंट करने में मजा बहुत आएगा। चाइनीज में तो देखो हमें बहुत साइंटिफिकली सोचना पड़ता है, बट यहाँ तो हमें इतना मजा आएगा ट्रीटमेंट में कि आप खाली उसके बिहेवियर को देख के पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई जॉइंट पेन रिलेटेड, मतलब कोई अगर पर्सन आपके पास आता है और बहुत कम एज में जॉइंट पेन्स हो जाता है, तो आप उससे उसको बातों बातों में पूछ सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा है लोगों, या घर में लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है। तो बातों बातों में वो आपको कई बार शुरू में कुछ नहीं बोलेगा, जैसे जैसे आप पूछोगे ना तो वैसे वैसे प्याज के छिलके उतरते हैं। बोलेगा नहीं मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जन ऐसे ही बोलता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलेंगे ना मुझे जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन है, कुछ नहीं है। बोले नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन हाँ थोड़ा ना बीपी बैलेंस नहीं रहता, बीपी हाई है थोड़ा सा। ठीक है। फिर एक पेशेंट का मैं बताती हूँ जिसका जॉइंट पेन था, एक लेडी का, कुछ दिनों पहले का ही बात है। बोले कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खाली हड्डियों में दर्द है। ओके, जॉइंट में पेन है, आप उसका कोई पॉइंट बता दीजिए। बोले ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोले सच्ची मतलब कुछ भी नहीं है आपको? बोले नहीं थोड़ा बीपी हाई रहता है। बोला अच्छा। उसके बाद 2 मिनट बाद उसको याद आता है कि बोले 5 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था जिसमें मेरा यूट्रस निकाल दिया गया था। ठीक है ना। अच्छा, उसके 4 साल पहले एक और ऑपरेशन हुआ था, उसका कुछ एब्डोमिनल प्रॉब्लम था, उसके लिए उसका और एक ऑपरेशन हुआ था। तो उस लेडी का 2 ऑपरेशन हो गया। फिर हम बोले कि अच्छा आपका और ऐसा कुछ प्रॉब्लम? अभी लास्ट डायग्नोस कराया था तो मेरा लीवर थोड़ा सा एनलार्ज्ड है, लीवर बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर। ठीक है ना। तो ये क्या प्रॉब्लम नहीं है? उसके बाद अगर आप बोलोगे कि मेरा नी पेन के लिए पॉइंट बता दो, क्या ये ट्रीटमेंट होगा? 2 दिन हो सकता है उसका ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आप सोचिए मल्टीपल प्रॉब्लम, और आई थी तब बोली नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली नी पेन है, नी पेन के लिए कोई पॉइंट बता दीजिए।
तो सोचो कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो आप लोगों को उस लेवल पे ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जॉइंट पेन है तो आप बोले कि ये कर लो, पॉइंट देख लिया लगा दिया, उस ट्रीटमेंट में मजा नहीं है। कभी हाँ वो वर्क करेगा, बट लेकिन असली मजा तो डायग्नोस करने में ही आता है। तब वो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी बहुत फास्ट आएंगे। ऐसा होता है कि दूसरे दिन भी रिजल्ट आ जाते हैं, तो आधी घंटा में रिजल्ट आ जाते हैं। आधी घंटा में पेशेंट बोलेगा कि अरे मेरे को तो बहुत आराम मिल गया। ऐसा भी होता है, पेशेंट की एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जल। जल का काम है जोड़ना। जल की तासीर है शीतलता, ठंडा। अच्छा, दिमाग ठंडा रहेगा तभी तो सबसे जुड़ पाएगा, लोगों को एक्सेप्ट कर पाएगा। दिमाग में भी तो ठंडक होनी चाहिए ना। बोले ना दिमाग ठंडा रखो अपना, तो व्हाट इज दिस ठंडा? और दिमाग ठंडा करने के लिए कोई इंसान, अच्छा एक और चीज है, देखो एग्जाम्पल से कितना अच्छा समझते हैं। जब कोई को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि उसको पानी पिलाओ, ठीक है ना, अरे बैठो 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 एक गिलास पानी पियो। जैसे ही वो पानी पीता है ना वो ठंडा हो जाता है। ऐसा होता है? बताइए, ऐसा होता है? नरेंद्र जी आप बताइए, आप तो बहुत तजुर्बा आपका बहुत अच्छा है। मैंने वो तो मेरा खुद का है, जो गुस्सा आता है एक गिलास पानी पीता हूँ ठंडा हो जाता है। हाँ तो सोचिए, जर की तासीर हमें यहीं से समझ में आ जाती है। बिल्कुल और बिल्कुल। है ना, और अगर बाहर बहुत गर्मी से आ रहे हैं और अगर एक ठंडा स्नान ले लेते हैं तो उसमें और मजा आता है। तो जल बिल्कुल। हमें क्या है, ठंडक प्रोवाइड करता है। जल की तासीर ही ठंडा है, ठीक है ना। तो ये ठंडा शरीर में, ब्रह्मांड में हो, शरीर में हो या हमारे मन में हो, तो बोला ना मन को ठंडा रखो, लेकिन उतना भी ठंडा नहीं रखो कि लोग हमारा फायदा उठा के चले जाए। सिंपल सा बात है। कोई भी चीज की अति जो है ना वही गड़बड़ है, ठीक है ना। विवेकानंद जी भी कहते थे कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज ए पॉइजन। उनका एक डायलॉग था, ये हमेशा अप्लाई करते हैं कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज ए पॉइजन। बहुत ज्यादा प्यार भी एक पॉइजन है, बहुत ज्यादा नफरत भी पॉइजन है, बहुत ज्यादा किसी से जुड़ाव भी पॉइजन है, अटैचमेंट। एक लिमिटेड रहो तब सब अच्छा है। तो वो हर चीज के लिए सही है। अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो ऐसा क्या होगा, वो खाली दोस्ती यारी में ही लगा रहेगा, वो काम ही नहीं करेगा। फिर बहुत जन ऐसे होते हैं ना, खाली बातें करा लो, घुमा लो फिरा लो, लोगों से मिला लो, दोस्त बना लो, उसके कोई पक्का दोस्त नहीं रहेगा, उसके सारे ऐसे वैसे ही दोस्त रहेंगे, ठीक है ना। तो वो जुड़ाव होना चाहिए बट एक लिमिट तक, ओवर लिमिट नहीं। ओवर लिमिट होने से वो पानी सर के ऊपर चला जाता है फिर। सिंपल सी बात है मैम कि संतुलन जो हाँ है वो सबसे बड़ी चीज है। हाँ, तो ये हर चीज में संतुलन जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया जल, ठीक है। अब वायु, वायु को भी हम ब्रह्मांड में देखते हैं। कैसे पता चलेगा वायु? वायु कोई भी चीज को मूवमेंट, वायु का जो एक एनर्जी था दैट इज मूवमेंट। वायु हम ब्रह्मांड में कैसे देखेंगे? वायु क्या दिखता है? विंड दिख सकते हैं, विंड को हम लोग कहीं भी देख सकते हैं, कोई माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा विंड। लेकिन वायु को हम लोग महसूस कर सकते हैं शरीर में। बाहर ब्रह्मांड में कैसे पेड़ हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, और एक एहसास होता है शरीर में, कैसे? टच, वायर टच, ठीक है ना। तो वायर टच हमें एहसास होता है कि वायु, हवा चल रही है, पंखा घूम रहा है। घूमने से कैसे पता चल रहा है? ये चीजें हिल रही है, इससे पता चलता है। और हमारे बॉडी में एक एहसास हो रहा है कि वायु चल रही है, राइट। ये हो गया ब्रह्मांड में वायु। एक लिमिटेड अगर वायु हो तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक विंड 20 सेकेंड या 10 सेकेंड भी अगर एक तूफान आता है, वो सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। 10 सेकेंड में सब कुछ तहस, बिल्डिंगें गिरा देता है, बिल्डिंग्स गिर जाते हैं। जब तूफान आता है बहुत जोर से, बड़े ऐसे ऐसे पेड़ जो 100-100 साल पुराने वो गिर जाते हैं, ठीक है ना, सैलाब आ जाता है 10-20 सेकेंड में, ठीक है ना। तो वो वायु एक लिमिटेड हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो ओवर लिमिट हो जाता है वहीं पे प्रॉब्लम है। शरीर में वायु, शरीर में वायु मतलब कहाँ वायु देखेंगे? वायु मतलब मूवमेंट, हर जगह मूवमेंट है हमारे शरीर में। हम जो बोल रहे हैं ये हमारे टंग का मूवमेंट, ये टंग मूवमेंट नहीं हो तो हम बोल पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो अगर किसी को स्पीच रिलेटेड इश्यू हो, स्पीच, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? या टंग का मूवमेंट रिलेटेड इश्यू हो, ठीक है, तो कहाँ ध्यान आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वायु एलिमेंट में भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो पलक झपक रही है, ये ब्लिंकिंग, ये इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दो शब्द होते हैं। वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि मैं हाथ हिला रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, मेरा मर्जी है, मैंने हाथ हिलाया लेकिन नहीं किया। लेकिन ये पलक झपकना क्या मेरे कंट्रोल में है? ये तो इनवॉलंटरीली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर।
लेकिन अगर ये पलक झपकना, ये वायु है, दिस इज वायु, ये गड़बड़ हो जाएगी तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि अचानक से पलक फड़कने लग जाती है, बहुत बार होता है ना, वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है, बहुत डिस्टर्बिंग। आप बैठे हो किसी से बात कर रहे हो, अचानक अचानक पलक आपका अपने आप हो रहा है और वो इरिटेटिंग हो जाता है, कहीं ना कहीं वायु बिगड़ी है उसमें। ये डायग्नोसिस है कि कहीं ना कहीं वायु बिगड़ी है। ओके, दूसरा चीज है, एक बीमारी है टॉसिस, जिसमें क्या ये पलक जो है ये गिर जाती है और आपको पकड़ के उसको उठाना पड़ता है, टॉसिस। ये भी एक, इसका मतलब क्या है, यहाँ की वायु गड़बड़ है। तो हमें ट्रीटमेंट कहाँ करना है, आपको समझ में आ गया, एक रूट कहाँ है, वायु का गड़बड़ी है, उसके बाद अदर एलिमेंट्स भी इफेक्टेड है, ठीक है ना। डोमिनेंट चीज इज वायु, ओके, अदर नर्वस सिस्टम। यहाँ पे वायु मंद माना जाएगा मैडम? क्या चीज? जैसे आंख की पलक जो उसमें गिर जाती है, हाँ, उठती नहीं है, तो हाँ, इसको इसमें वायु कमजोर माना जाएगा इसको? देखिए अभी हम कमजोर, हाँ इसमें कमजोर माना जाएगा। पहला बात तो ये, एक फड़कना होता है कि वायु बढ़ गई, एक है वायु है ही नहीं, वायु मतलब नहीं है वहां पे, नहीं मतलब क्या है, नहीं है वहां पे, तो वायु को तो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो वो पलक झपकेगी। तो ये जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ना आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, हम लोग 10 एलिमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसमें बड़ा मजा आएगा ट्रीटमेंट करने में। तो वायु को क्या बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली जब वायु कम है तो वायु को बढ़ाएंगे, अदर एलिमेंट्स का भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वायु बढ़ाना, तो ये डायग्नोसिस हो गया, आपको समझ में तो आया ये क्यों हम लोग ऐसा किए, राइट। ये जो खाना खा रहे हैं नीचे उतर रहे हैं, ये भी एक वायु है, मूवमेंट, कहीं पे भी मूवमेंट है, और यहाँ मूवमेंट में गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा, चोकिंग, ठीक है ना। कई बार होता है ना खाना निगला ही नहीं जा रहा है, ठीक है, क्यों, एसिडिटी गैस जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, खाना निगला ही नहीं जाता है, वापस बाहर की तरफ, कॉन्ट्रावेक्शन, मतलब खा रहे हैं और वो खाया हुआ बाहर आ गया, मतलब वायु गड़बड़ी, जो चीजें नीचे जानी थी वो ऊपर आ गई, डिस्टर्बेंस ऑफ वायु, क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन मतलब उल्टा एक्शन हो गया, नीचे जाना था वो ऊपर आ गया। यूरिन, यूरिन का जो मूवमेंट है दैट इज वायु। स्टूल का जो मूवमेंट है दैट इज वायु। ब्लड का जो ब्लड फ्लो कर रहा है दैट इज वायु। हार्ट पंप कर रहा है दैट इज वायु। हर जगह जो मूवमेंट है दैट इज वायु, हर चीज मूवमेंट है। तो ये हो गया शरीर का वायु। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। बॉडी का जो मूवमेंट है दैट इज वायु, ठीक है ना। हेड मूवमेंट है जो मैं बोल रही हूँ, एवरीथिंग इज वायु, सब कुछ वायु है, ठीक है ना। लंग्स जो इनहेल एक्सेल कर रहा है दैट इज वायु, मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट में गड़बड़ी होने से ही गड़बड़ है सब, वो ही तो सब कुछ है, ठीक है। अब मन की वायु, मन में कहाँ वायु ढूंढेंगे, मन में हवा कहाँ है। तो मन की वायु का बात ऐसा है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए 50 चीजें दिमाग में घूम रही है। बोलते ना कोई, अगर हम किसी को बोले कि मेडिटेशन करो, यस मंजुला जी आप हंस रहे हैं एहसास कर पा रहे हैं कि मेडिटेशन हमसे तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पाती हूँ, मेरे बहुत सारे थॉट्स आते दिमाग में। तो क्या है थॉट्स, मतलब क्या है, मूवमेंट, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो वो वायु कंट्रोल हो जाए तो सारी चीजें ही ठीक हो जाए। मेडिटेशन क्या 2 घंटा मेडिटेट कर ले, लेकिन बोलता मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती हूँ, बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ ट्रीटमेंट करना है, वायु। 5 मिनट भी बैठते हैं तो बोलता है घुटना दर्द होने लग जाता है, 5 मिनट भी पलाखी मार के हम नहीं बैठ सकते। तो ये वायु डिस्टर्बेंस है ना। और वायु डिस्टर्बेंस का देखो, अगर हम ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर वायु, ठीक है ना। सबसे बेस्ट वे, ये तो मैं अपना पर्सनल व्यू बता रही हूँ, मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे कि आप अपने वायु को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, थॉट्स को कंट्रोल करना। उसके साथ साथ अगर हम पॉइंट्स लगाते हैं तो वो डबल इफेक्ट करेगा, राइट। तो वायु, मन की वायु होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्रिएटिविटी ही नहीं होगी। अगर दिमाग में थॉट्स, एक होता है थॉटलेस इंसान, थॉटलेस है कोई इंसान, जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था कि किसी का घर है, ठीक है ना, और वो 10 साल से उसको जो फर्नीचर है वो वैसे के वैसे ही है, बोले मुझे चेंज नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक चेंजेस, होता है ना, ठीक है ना। तो ये आई डोंट लाइक चेंजेस। अच्छा एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताते, कहीं मैंने सुना था ये चीज, एक गुरु ने ही बताया था कि एक वो गुरुजी कोई लेडी के यहाँ पे गए, और तो वो मतलब गए नहीं, उसके हस्बैंड से काफी अटैच्ड हो गए गुरुजी, ठीक है ना।
तो फिर उन्होंने उसको कहा, वो जो आदमी था, उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपसे एक पर्सनल डिस्कशन करना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मेरी वाइफ को आप एक बार चेक करिए, उसके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मतलब वो बहुत परेशान है वो अपनी जिंदगी से। बोले मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 10 मकान बना दूं, लेकिन वो नाखुश है, उसको वहां से हिलना ही नहीं है, उसको चेंज ही नहीं करना है वहां से कुछ भी, को हिलना ही नहीं है। तो बोले कि आप एक बार हो सके तो मेरे घर चलिए। तो गुरुजी बोले ठीक है। तो गुरुजी चले गए घर में। जब घर गए तो देखते हैं कि जितने भी, बहुत सारे घरों में आप देखोगे जितने भी खाने के जो यूटेंसिल्स यूज हो रहे सारे कांच के, ठीक है ना, सब कांच के। बोले कि इसको इस कांच के जो बर्तन है ना उनसे बड़ा प्रेम है, और जैसे ही अगर एक भी ये टूट जाए उसके बाद तो ये घर में भूचाल ले आएगी, मतलब वो है। और 20 साल से इसको ये बचा बचा के रखी है, मतलब जैसे ही यूज हुआ उसको वापस रख दिया, और दूसरा बर्तन घर में आता ही नहीं है, सिर्फ कांच का। तो क्या हुआ? अब तो उन गुरुजी ने मतलब ऑब्जर्व किया, तो गुरुजी ने उनको कहा आपके वाइफ को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने बोला कि आपके घर में जितने कांच के बर्तन है सारे हटा दीजिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मतलब उसको चेंज ही नहीं चाहिए, और वो उसी से जुड़ी हुई है, मतलब इतनी जुड़ी हुई है कि अगर वो टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब मन की वायु क्या, उसका सोच वहीं तक है कि ये कांच के बर्तन ही मेरे लिए सब कुछ है। नो क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिविटी नहीं है माइंड में, वही 20 साल से वही चीज आ रहा है। तो बोले कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारे कांच के बर्तन को घर से हटा दीजिए, फेंक दीजिए चाहे, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये क्रिएटिविटी भी तो जरूरी है ना, 20 साल से वही का वही चीज है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस तरीका से डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो बड़ा मजा आता है ट्रीटमेंट करने में लोगों का। तो मन की वायु अगर स्टेबल है तो सब अच्छा है। मन की वायु एकदम नहीं है, वायु ही नहीं है, तो वो क्या होता है? वो तो इंसान तो आप देखते हो ना, पागल ही है, मतलब लिटरली उसके दिमाग में वायु नहीं है। मतलब क्या, वो मेंटली रिटार्डेड है। मेंटली रिटार्डेड लोग कैसे होते हैं? वो लोग एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं, वो लोग को कुछ समझ ही में नहीं आता है, क्योंकि मन में वायु ही नहीं है, क्रिएटिविटी ही नहीं है, वो उनका डिस्टर्बेंस है, जन्म से डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। एक नॉर्मल है, चलो ठीक है, आपको सब कुछ याद भी हो रहा है, आप ग्रैब भी कर पा रहे हो, आप नई चीजों को सोच भी पा रहे हो, जितना मैंने समझाया उसके अलावा भी आप आगे भी बहुत सोच पा रहे हो। अपना दिमाग भी लगाना, बोलते हैं ना, अपना दिमाग लगाओ, अपना क्रिएटिविटी करो। तो दिस इज मन की वायु, थॉट्स लाना। टीचर्स लोग बोलते हैं ना, हम तो बता दिया, अब आप अपना सोचो समझो, ठीक है ना। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट, तो मन में वायु नहीं होगा कि वो मैथ्स में कभी पक्का होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। 1+1=2 इतना ही सीखेगा वो। और लेकिन अगर वायु होगा तो उसको किसी भी तरह का सम दे दो वो सॉल्व कर लेगा। होते हैं ना बच्चे बहुत सारे, कोई भी सम दे दो सॉल्व कर लेगा, थोड़ा सा समझा दो पूरा चैप्टर समझ जाएगा। लेकिन एक एक होता है कि अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। तो मन की वायु को अगर सही कर दे सब सही हो जाएगा ना, ठीक है। थर्ड है अच्छा, ये हो गया मन का वायु। उसके बाद है पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी, ब्रह्मांड में पृथ्वी हम देखते हैं, जो बाहर पृथ्वी पृथ्वी है, हम तो पृथ्वी में ही है, पृथ्वी में ही रहते हैं, ठीक है। फिर शरीर में पृथ्वी, शरीर में पृथ्वी बहुत जगह देख सकते हैं, ठीक है। तो शरीर की पृथ्वी हम कहाँ देखेंगे? ये जो बॉडी है ये तो पृथ्वी है, जल के बाद तो पृथ्वी है, हमारे बोन्स है पृथ्वी है, हमारे जो मसल्स है पृथ्वी है, सब कुछ तो पृथ्वी है, जमे है तभी तो पृथ्वी बनी है, ये शरीर बना है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो शरीर की पृथ्वी है, तो ये कहाँ है? पृथ्वी के लिए एक शब्द हमने देखा था, कौन सा था? दैट इज, पृथ्वी के लिए हमने एक शब्द पढ़ा था, बताइए। डिपोजिशन। डिपोजिशन, मेरा कैमरा ऑफ। डिपोजिशन। पृथ्वी के लिए हमने एक शब्द पढ़ा था, दैट इज जमाओ, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन के लिए तो अभी बहुत जन बोलने लग जाएंगे, डिपोजिशन कहीं पे भी हो सकता है, हमारे पेट में भी डिपोजिशन है, हमारे पैरों में भी डिपोजिशन है, बहुत जगह डिपोजिशन है, ओके। वो डिपोजिशन एक लिमिट तक रहे तब सब अच्छा है। तो पृथ्वी तत्व मतलब किसी का डिस्टर्ब है वो, उसको देख के तो आप पहला नजर में समझ जाओगे, और आप अपने ऊपर भी अभी अप्लाई करने लग जाओगे कि मैम मेरा इलाज करिए पृथ्वी तत्व का। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व जो है दैट इज जमाव या डिपोजिशन, ठीक है ना। अब ये हेल्दी भी होता है अनहेल्दी भी होता है। पृथ्वी तत्व जमाव जो है, जमाव जरूरी है ना, शरीर में जमाव जरूरी है। अगर पृथ्वी तत्व ही नहीं होगा तो हम हमारे अंदर फैट्स ही नहीं होगा तो हम आगे काम कैसे करेंगे? एनर्जी कहाँ पे आएगा शरीर में? ये जो फैट्स डिपोजिशन है एक लिमिट तक ये जरूरी भी है, हम जो खा रहे हैं उसका जो रस बन रहा है उसके लिए वो जो फैट्स मसल्स बन रहे हैं वो जरूरी है, ठीक है ना। बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाए तब क्या होता है? ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है ना।
तो सबसे पहला कोई बोलता है कि मैम मेरे को पॉइंट्स बताइए, मुझे पतला होना है, ठीक है ना। तो हाँ, सबसे पहला नजर कहाँ जाएगा कि इसके पृथ्वी तत्व को हमें क्या करना पड़ेगा, टोन या सिडेट, टोन या सिडेट, टोन या सिडेट, ऑब्वियसली सिडेट, ठीक है ना, ये एक बेसिक चीज। ओके, अब जो शरीर में और पृथ्वी तत्व को हम कहाँ देखेंगे कि किसी का पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है, कहाँ देखेंगे, शरीर में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, नोड्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, गांठें होती है, गठिया की बीमारी सुना है ना, गठिया की बीमारी, गठिया की बीमारी, ठीक है ना, रिमोटाइड आर्थराइटिस, या नोड्स हो गए, ट्यूमर हो गया, शरीर में फाइब्रॉइड्स हो गए, हर जगह गांठे, बहुत सारे पेशेंट आएंगे, हर जगह गांठे हैं, शरीर में बहुत गांठे हैं, होते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग, ठीक है। अब आप जब डायग्नोसिस करेंगे तो आपका एक इतना अच्छा डायग्नोसिस बैठेगा, तो बोलेगी मुझे पॉइंट्स बताइए या मुझे ट्रीटमेंट बताइए कि मेरी गांठें ठीक हो जाए शरीर की। तो आपका सबसे पहला सवाल, मन में कितनी गांठें हैं, तो बोले उसका चेहरा चेंज हो जाएगा, बोले कि अरे लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का देखा, बहुत प्रॉब्लम्स है। फिर वो अपनी गाथा स्टार्ट करेगा, जब से मेरी शादी हुई तब से बहुत सारा प्रॉब्लम था, मैंने ये फेस किया, वो फेस किया, ऐसे किया, वैसे किया। तब आपका आंसर होगा कि आपके जो गांठें हैं ये कई सालों की है, तो ठीक होने में भी समय लगेगा, है ना। तो ये डायग्नोसिस है ना, वो बोलेगा, वो जैसे ही पूछोगे ना बोलेगा। और आधा तो और एक चीज है, आपको बोलना, बातें करनी पड़ेगी, और बातें नहीं करोगे ना तो आप ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाओगे। आधा प्रॉब्लम तो वो जब उससे आप शेयरिंग करोगे ना तो आधा तो वो वही ठीक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हर इंसान को चाहिए कि कोई मेरा सुने। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें उसे सुनना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, उससे खाली पूछना है और उसका सुनना है, और अपना मन मन में अपना डायग्नोसिस जो है अपने पांचों सेंसेस से करते रहना है। बोले कि मेरे तो इतने प्रॉब्लम्स थे लेकिन मैंने सब कुछ सहन किया, किसी को कुछ नहीं बोला, सब कुछ किया, लेकिन ये जो मन में जो गांठें भरता गया, और ये गांठें शरीर से अगर बाहर नहीं निकल रही है, कोई किसी से शेयर नहीं, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने सब कुछ सेफ फेस किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, रो रो के लाइफ निकाला, वो गांठें जो है वो शरीर कहीं ना कहीं तो आपका निकालेगा ही, अगर आप मन से नहीं निकाल रहे, ठीक है ना। अगर आप मन से नहीं निकाल रहे हो तो वो शरीर फाइब्रॉइड से, नोड से, या कोई ना कोई चीजों से, अच्छा जो मोटा होता है ना उसके इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, ये भी आप देखिएगा। शरीर में जमाव कैसे होगा, जो खा रहे, बोला मैं तो कुछ नहीं खाता हूँ, ऐसा लगता है कि हवा भी मेरे शरीर में लग जाता है, होता है ना, बोला हवा भी मेरे शरीर में लग जाता है, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना, बोला हवा भी शरीर में लग जाता है, एक बाइट भी लेते हुए डरता है वो। तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन मन से है कि पृथ्वी तत्व जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, जो हवा भी खा रहा है वो हजम हो जा रहा है। नहीं तो शरीर का काम क्या है, जलाना, सब कुछ जला के भस्म कर देना, और कुछ जो जरूरत है उतने को ग्रैब कर लेना। लेकिन अगर वही पृथ्वी तत्व अगर बढ़ जाए तो शरीर में जमाव होगा ना। अब कोई पेशेंट आपके पास आएगा फाइब्रॉइड्स लेके या नोड्स लेके, ये स्प्लीनोमेगाली, ठीक है, या फैटी लीवर, फॉर एग्जांपल फैटी लीवर, तो फैटी लीवर इज व्हाट, जमाव, फैटी लीवर इज व्हाट, जमाव, लीवर में जमाव। तो क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करो लीवर का, बोलते हैं ना नरेंद्र जी, लीवर को डिटॉक्सिफाई करो, कितना भी दवाइयां ले लो, नहीं ट्रीटमेंट है फैटी लीवर का, दवाई लेते रहिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो कहाँ है, किडनी में स्टोन्स हो जाना, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाना। जब हम आगे पढ़ेंगे ना तब हमें समझ में आएगा ये जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स है ना, ये बहुत एनर्जी से रिलेटेड है। बोले कि कुछ भी नहीं खाए लाइफ में ऐसा, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स कैसे हो गए। तो जब अग्रवाल सर की क्लासेस होती है ना तो अग्रवाल सर बोलते हैं तो ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स है ना ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, कि मन में अगर इतनी सारी चीजें हैं और जो कहीं ना कहीं हम लोग जो खा रहे हैं उसमें भी तो कई इम्प्योरिटीज तो होते ही है, और ये शरीर में जम जम के कहीं स्टोन फॉर्मेशन ले लेगा, कहीं फाइब्रॉइड फॉर्मेशन ले लेगा, कहीं पे गांठें हो जाएगी, नोड्स हो जाएंगी, ट्यूमर हो जाएंगे। तो ये गांठें, और कैंसर भी अगर देखा जाए, देखो इट्स ए कार्मिक डिजीज, लेकिन कई बार होता है ना कैंसर इज ए साइकोसोमैटिकल डिजीज ऑल्सो। बोलते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसा किया नहीं, कैंसर कैसे हो गया। और आजकल तो ये कैंसर के केसेस मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि हर घर में, हर परिवार में एक कैंसर पेशेंट मिल जाता है, पूरे परिवार में एक कैंसर पेशेंट तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो व्हाई इट इज सो कॉमन, क्योंकि इंसान मतलब मेंटल लेवल में बहुत डिस्टर्ब है। और बोलते हैं कि हेरिडिटी होता है, ये होता है, हेरिडिटी बोल के कुछ नहीं है, हेरिडिटी बोल के कोई बीमारी नहीं है। आज से 50 साल पहले नरेंद्र जी आप बताइए, मंजुला जी आप बताइए कि किसी को आपने सुना था कि किसी को डायबिटीज है,
हमारे बड़े बुजुर्ग में किसी को डायबिटीज कभी सुना? तो डायबिटीज कैसे हेरिडिटरी बीमारी हो सकती है, कैसे हेरिडिटरी है? तो वो लोग कभी डायबिटीज सुने ही नहीं थे, तो कैसे हेरिडिटरी बीमारी है? कभी ये सोच सकते हैं कि उन लोगों को भी डायबिटीज था? सुने? कभी सुने हैं? यस नरेंद्र? हम लोग पूछते थे 91 92 तक यस, कि शुगर पेशेंट होता कैसा है। हाँ है ना, हम लोग को पता एग्जैक्टली। नहीं। जी, तो वो सद हम लोग जानते भी नहीं थे कि डायबिटीज कहाँ से। तो ये डायबिटीज अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोले कि आपके मम्मी को डायबिटीज था, हाँ तो इसीलिए आपको भी है। तो ये कैसे हेरिडिटरी हो सकता है? जो 50 साल पहले नहीं था, तो हम लोग पैदा कर दिए डायबिटीज को, ये ऐसा 30 नहीं साल है। में हो गया, 30 साल में मेडिकल इंडस्ट्री ने कर दिया। यस, मेडिकल इंडस्ट्री ने कर दिया। अब इसमें तो डिबेट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? जी, जी। क्योंकि मेडिकल साइंस का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आज समझ लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। मैम एक मिनट, मेडिकल साइंस अलग है और मेडिकल इंडस्ट्री अलग है। हाँ, मेडिकल इंडस्ट्री अलग है, वही तो बोले ना, इसमें अपने डिबेट नहीं करे ना तो ज्यादा सही है। मेडिकल जी। साइंस को हमेशा थैंकफुल कहेंगे, क्योंकि जी। आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय ना आयुर्वेद काम आएगा ना कुछ भी काम नहीं आएगा। उस समय मेडिकल साइंस की बहुत इन्वेंशन है जिससे इंसानों को बहुत बचाया जाता है। तो आई ऑलवेज प्रेज दैट। बट लेकिन लोगों ने इसको बहुत बड़ा व्यापार बना दिया, लोगों के इमोशंस के साथ खेल के, ठीक है? तो अगर मैं बचपन से मेरे अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है और मैं ये सोचूं कि उस मम्मी को डायबिटीज इसलिए मुझे भी हो जाएगा, वो सच में हो भी जाता है। जी। और लोग वो चीज घुसा देते हैं दिमाग में, अरे तुम्हारी मम्मी को डायबिटीज है तो तुमको भी होगा, वो हो भी जाता है। तो ये साइकोसोमेटिकल है, ये जमाओ हमने अपने मन में किया, और ये होते 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 ये हमारे मन में आ गया कि उनको अगर है तो मुझे भी हो जाएगा, तो वो हो भी जाता है। और सबसे बड़ी गलती है ये जो टेस्ट कराते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा डिबेट है। अग्रवाल सर का कभी क्लास जब हम वहां जाएंगे ना, तब सर बोलेंगे ना, तो सबसे बड़ा बीमारी है ये टेस्टिंग कराना। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट है ना जो बोलता है कि मैं हर 6 महीने में अपना सारा पूरा बॉडी चेकअप कराता हूँ, हर बॉडी चेकअप कराता हूँ। तो इतना टेस्टिंग कराना, तो वो टेस्टिंग में रिपोर्ट, अरे थोड़ा थोड़ा शुगर लेवल कभी बढ़ भी सकता है, ज्यादा कभी कुछ खाने पीने में गड़बड़ी है तो शुगर लेवल बढ़ भी सकता है। जैसे ही वो देखेगा कि मेरा डायबिटीज बॉर्डर लाइन में है, वो सब कुछ बंद कर देगा खाना। तो चीनी भी नहीं खाऊंगा, तो खाना भी नहीं खाऊंगा, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाऊंगा, खाली लिक्विड डाइट खाऊंगा, ये खाऊंगा वो खाएगा। और वो शरीर एनर्जी लेवल में ही सारा कहानी चालू कर देता है, मन में उसके दिमाग में घर कर गया कि मुझे तो डायबिटीज हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। फिर वो कुछ नहीं, वो सब कुछ खाना बंद। देखते हैं ना ऐसे, अभी हो रहा है ये चीज, ये नॉर्मली सबके साथ हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हर दो कोविड के समय, ठीक है ना, अरे हल्का सा सर्दी खांसी बुखार वो, और आप टेस्टिंग कराने चले गए, और जिसको भी सर्दी खांसी हो रहा है उसको कोविड आ रहा है, ठीक है ना? और ये जो टेस्टिंग थे ना, इसमें ऐसे भी है, मतलब कुछ कुछ हमारे पहचान में कोई एक दो जन थे जिन्होंने उस चीज को मतलब गलत प्रूफ करने के लिए एक दिन में अपना 5 टेस्ट कराया, जिसमें 3 नेगेटिव आए और 2 पॉजिटिव आए। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये जो टेस्ट है यही गड़बड़ था, सिस्टम में ही गड़बड़ी, ठीक है ना? 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कैसे आ सकता है, या 2 नेगेटिव या 3 पॉजिटिव कैसे आ सकता है? तो ये सिस्टम की गड़बड़ी है। इसकी फुल स्टडी मेरे पास है मैम, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली वही है ना, तो अभी समय नहीं है। बट ये सब चीजें भी हमें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। हम मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये जो टेस्टिंग है इसके बहुत सारे स्टोरीज है। हम मेडिकल इंडस्ट्री के अगेंस्ट हैं। हाँ, वही बात है। अब मन में जो मन की गांठें, ठीक है ना, किसी ने कोई बात बोल दी और वो मन में जम गई। होता है ना कि 20 साल पुराना भी मंजुला जी बताइए, 20 साल पुराना पहले आपने मेरे को एनिवर्सरी विश नहीं की, मुझे 20 साल को जो भी जनवरी या फरवरी जो भी डेट है, उस जनवरी को आपने मुझे मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी विश नहीं की, मुझे अभी भी याद है वो। अब आप चाहे विश करो नहीं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है ना ऐसे, है ना? अरे मदन अंकल आप थोड़ा बताइए, ऐसा होता है? कभी फेस किया? कभी कभी होता है, पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं, कभी कभी होता है ना, पुरानी बातें याद रहती है। मोनिका आप बताओ, कभी सुना है ऐसा, समझा है ना? मोनिका इज नॉट देयर आई थिंक। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है ना? नई नई बातें भूल जाएंगे लेकिन पुरानी याद रहे। पुरानी याद रहती है कि 5 साल पहले आपने मुझे विश नहीं किया, मेरा बर्थडे विश नहीं किया, या उस दोस्त ने मुझे विश नहीं किया, मैं तो उससे हम लोग बात करना भी बंद कर देते हैं। अरे 5 साल पुराना बात है, उसको मन से निकाल दो ना, फ्लो विथ लाइफ।
है ना। लेट मतलब लेट गो करो, चीजों को यहाँ जमा के मत रखो, और यहाँ जमाएंगे तभी गड़बड़ी है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी जमाना भी अच्छा है। कैसे? जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे जमा ही नहीं, डिपोजिशन ही नहीं हुआ, तब क्या होगा? सब भूल जाएंगे। नहीं मैम, हमारे गांव में कहा जाता था कि जो भी झगड़ा लड़ाई है वो 3 दिन रखो, हाँ तीसरे दिन खत्म करो। एग्जैक्टली, तभी लेकिन तो वो 3 दिन। वो हाँ? नेगेटिव थॉट को कहा जाता था। अब ये पढ़ाई लिखाई खत्म करो तब तो खत्म हो जाएगा मामला। हाँ तो मामला ही खत्म। अगर मैं पढ़ा रही हूँ और कुछ भी दिमाग में जमा ही नहीं, बोलते हैं ना ये टीचर का पढ़ाई मुझे जमता ही नहीं। और आप देखो, जो टीचर आपको नहीं जमेगा ना, उसका क्लास अटेंड करने में मजा भी नहीं आएगा, और वो कुछ याद भी नहीं होगा, चाहे बेचारा कितना भी मेहनत कर ले। बोले ना टीचर का वो पढ़ाई जमा ही नहीं, ठीक है ना, वो जम ही नहीं रहा है। वो जितना भी बेचारा पढ़ा रहा है, कर रहा है, अपनी जान में तो अच्छा ही पढ़ा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं जम रहा है। तो वो मन में जमाओ, मन में डिपोजिशन वो जरूरी है एट टाइम्स, थोड़ा तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डिपोजिशन जरूरी नहीं है। तो वो मन की डिपोजिशन, मन की पृथ्वी। लेकिन अगर वो मन की पृथ्वी बढ़ जाए तब क्या है? बहुत सारी गांठें होती है। मन बोले ना अपनी मन की गांठों को निकालो। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, तो साइकोलॉजिस्ट यही बोलते हैं कि अपने मन की गांठें को खोलो। तो जैसे ही मन की गांठें खोलते हैं ना, तो कई बार होता है पेशेंट्स इतना जोर जोर से रोने लग जाता है ना, जो साइकोलॉजिस्ट है ना वो लोग बहुत अच्छा से बता पाएंगे कि इतना जोर जोर से वो लोग रोने लग जाते हैं ना, कि जैसे कितना उनका दर्द है जो उभर उभर के बाहर आ रहा है। तो ये होती है मन की गांठें, ठीक है। तो पृथ्वी को हमने ब्रह्मांड में देखा, पृथ्वी को हमने शरीर में देखा, और पृथ्वी को हमने मन में देखा। अब आपके पास कोई पेशेंट आएगा कि मेरे शरीर में गांठें है, तो आप कहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे? समझ में आया ना? तो आपसे अपनी रेकी हीलिंग में भी तो ऐसे ही होता है ना, पेशेंट आते तो रोने लग जाते हैं, है ना, रोने लग जाते हैं, राइट। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले, और अभी तो 80% क्या 100% बीमारी साइकोसोमेटिकल है। इवन कोविड भी साइकोसोमेटिकल डिजीज है था। अब तो खैर अभी तो काफी ठंडा हो गया। अरे आप, हमारे इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ, मतलब वो रूप नहीं लिया जितना फॉरेन कंट्रीज में डेथ के रेट्स थे। क्यों? यहाँ पे हर घर में दादी नानी सब रहती है, तो भैया डरने का कोई बात नहीं। और ये जो विलेजेस में तो कोई डेथ ही नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना। गाँवों में तो कोई डेथ ही नहीं सुनी। और जहाँ जो डेथ रेट है ये सारे शहरों में थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में कोविड घुस गया। ये मन की बीमारी, मन में डिपोजिशन हो गया कोविड का। और ये एक भी विलेजेस में और में कोई डेथ नहीं है, क्योंकि बुखार हुआ कोई बात नहीं, वो लोग तो घासा दे के ठीक हो जाते। और हर घरों में दादी नानी रहती है, तो चलो बेटा कोई बात नहीं, हॉस्पिटल जा गए और वहां वो लोग पकड़ के रख लिए 15 दिन के लिए। तो बेटर है ना अपने घर में रहो, 4 दीवारी में अपने आप ठीक हो जाओगे। होता है ना ऐसा। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी खूबी है। तो हम लोग को बहुत प्राउड होना चाहिए कि हम लोग इंडियंस है, पहला बात तो ये, ठीक है ना। तो इंडिया में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों को भी हम तो यही सिखाते हैं कि अपने इंडिया में ही रहो, यहाँ पे बहुत कुछ है। वहां पे फॉरेन से लोग दौड़ दौड़ के यहाँ आ रहे थे वापस भाग भाग के, ठीक है ना। तो नो नॉट इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक अगेन। तो हमने अपना 5 फिजिकल एलिमेंट्स देखा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी अब आता है, अच्छा अच्छा अग्नि रह गया, ठीक है ना। तो अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ब्रह्मांड में अग्नि, आग देखते हैं ना, ब्रह्मांड में सब कुछ भस्म कर देता है, सब कुछ भस्म कर देता है अग्नि। अग्नि में जो डालो, कपड़ा डालो, खाने की चीज डालो, कुछ भी डालो, वो हर चीज को जलाओ। उसके रास्ते में जो आता है ना, बोले जैसे जंगल में आग लगती है, तो जैसे रास्ते में जो आता है वो सबको जला देता है। तो अग्नि का काम है सब कुछ जलाना। अग्नि के लिए एक एट्रीब्यूट था जो हमने समझा था, दैट इज क्या था? अब देखना पड़ेगा। रूप, कलर। अग्नि हर चीज को रंग देता है, ठीक है ना। कैसे रंग देता है? जैसे एक रोटी है, जैसे एग्जाम्पल दिया था ना, रोटी अगर ज्यादा पका ले तो वो जल जाती, काला हो जाता है, दामा लग जाए। उसमें हम लोग एक मारवाड़ी में वर्ड यूज करते हैं, दाग लग गई या दामा लग गए, ठीक है ना। तो रोटी अगर कम सिकी हो तो भी प्रॉब्लम, रोटी अगर ज्यादा सिकी हो तो भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अग्नि क्या देती है? रंग। उसका रंग काला या लाल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा पक जाए उसका रंग खराब हो जाता है, ठीक है ना। तेल में जब छौंक देते हैं, मिर्च अगर ज्यादा गरम में डाल दिए तो वो मिर्च जल जाती है, लेकिन एक लिमिटेड गरम में डालते हैं तो उसका रंग बहुत सुंदर आता है। तो अग्नि क्या देती है? रंग, हीट, शरीर में हीट देती है। तो वही अग्नि ब्रह्मांड में है, हर जगह अग्नि है, ठीक है ना। वही हीट अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती, हीट भी तो जरूरी है ना यार, 12 महीना विंटर्स अगर रहे तो भी प्रॉब्लम,
ठीक है ना, वो भी प्रॉब्लम ही है। तो धूप भी तो जरूरी है, वो गर्माहट भी तो जरूरी है, और 12 महीना गर्म ही रहे तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये अग्नि शरीर में है, कहाँ देखेंगे? शरीर में आग जल रही है? शरीर में आग नहीं जल रही। शरीर को हम अग्नि अग्नि कहाँ देखेंगे? हमारे डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स के थ्रू। तो ये बोलते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्यों होता है? तो ये वायु बढ़ा, समझ में आया। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, और ये तो मैंने अभी तक 3 ट्रीटमेंट करा है और अच्छा रिजल्ट आया इसके। बोले कि मुझे स्टोमक में अल्सर है, पेट में अल्सर है। तो पहले तो जब हम पूछते थे ना, हम लोग क्या करते थे, छोटा छोटा पॉइंट दे देते, लेकिन अब समझ में आता है। तो स्टोमक अल्सर के पेशेंट को मैक्सिमम केसेस में, 90% केसेस में, आप उससे पूछो आप खाना कितना बजे खाते हैं, तो आप खाने का पैटर्न पूछिएगा कि आप कितना, बोला मैं इतना बजे उठता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे नाश्ता करता हूँ, कुछ भी खा के ऑफिस निकल जाता हूँ। दो जन का बता रहे हैं ऐसा ही हुआ। और दोपहर को खाना, बोले कि वो तो कुछ भी खा लेते, कितना बजे खाते हैं? 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। और खाना जब अब जब वो खाना खाता है ना, जैसे ही खाना खाते हैं ना, तो एसिडिटी बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ गड़बड़ है? 1 से 3 के बीच में हमारे खाने का समय है। ठीक है ना, 1 से 3 के बीच में हमारा जो स्टोमक का एसिड है ना, वो एसिड सिक्रेट करने लग जाता है अपने आप। ठीक है ना, तो उस समय अगर हम लोग स्टोमक में खाना डाल दिए, तो वो एसिड क्या करेगा? उस खाने को पचाने में मदद करेगा। वो हीट, वो जरूरी है ना। लेकिन अगर उसके उस समय भी हम लोग खाना नहीं खा रहे, तो वो स्टोमक तो अपना एसिड बनाएगा ही। स्टोमक का एसिड बन गया, तो वो एसिड क्या करेगा? वो स्टोमक को ही पचाएगा, अपने ही ऑर्गन को जलाएगा। वो खाना मिला नहीं उसे, तो वो अपने ही ऑर्गन को जलाएगा। तो क्या होगा? वो क्या चीज का रूप लेगा? अल्सर करेगा ना। अगर जल जाएगा तो उसमें क्या हो जाएंगे? अल्सर हो जाएंगे। और वो 4-5 बजे खाएगा तो क्या होगा? वो एसिड क्या ऊपर आएगा। ठीक है ना, वो खाया हुआ ऊपर आएगा, क्योंकि वो खाना तो पचा ही नहीं। क्योंकि खाना को पचाने के लिए एसिड की जरूरत होती है। जैसे चावल पका रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर चावल पका रहे हैं, तो ये तो सब लोग, लेडी लोग तो, और आजकल तो खैर सभी समझ पाएंगे। वो चावल अगर पक रहा है, तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग उसमें ठंडा पानी डालते हैं? नहीं डालते। तो वो क्या, चावल गड़बड़ हो जाता है। चावल को पकाने के समय हम लोग उठा के देखते हैं, नहीं पकता है, तो हम लोग थोड़ा गर्म पानी डालते हैं, ठंडा पानी नहीं डालते उसमें। ठीक है ना। तो क्या, या कोई सब्जी भी पक रही है, सब्जी पकते पकते बोले ना, कच्चा पानी मत डालो, पानी को गर्म करके डालो। तो इसका मतलब अगर हम उसमें ठंडा पानी मिला दे रहे हैं, या गैस को बंद कर दे रहे हैं, अध पका चावल को बंद कर दे रहे हैं गैस, तो वो अग्नि जो जरूरत थी उसको पकने के लिए, वो अग्नि को क्या हम खत्म कर दिए? अग्नि को तो बुझा दिए, तो वो पका नहीं। या उसमें ठंडा पानी मिला दिए तो भी गड़बड़, सब्जी में ठंडा पानी मिला दिए तो भी गड़बड़। ठीक है, तो उसकी अग्नि को हमने खत्म कर दिया, बंद कर दिया, तो वो कच्चा रह गया। खाने के बीच में बोलते हैं ना कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, तो सभी फॉलो करते होंगे। ठीक है ना, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, या खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। और अगर पियो भी तो इतना सा गर्म पानी पियो, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसके पीछे क्या रीजन? जो खाना हमने खाया उसके साथ वो, उसके बाद हमारा स्टोमक एसिड सिक्रेट करता है। तो वो एसिड में अगर हम लोग पानी डाल देंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाती है ना। तो वो एसिड में पानी डाल दिए तो वो एसिड भी खत्म, पानी में घुल गई, तो वो खाना क्या डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। और धीरे 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 ये 1 दिन में नहीं होता। ये जो स्टोमक अल्सर है ना, ये 1 दिन में नहीं होता, ये कई साल लग जाते हैं। धीरे 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 ये बढ़ बढ़ के अल्सर का रूप ले लोगे, और इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, बेचारा कुछ नहीं खा पाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं खा पाता है। तो इसमें भी ट्रीटमेंट्स है, ऐसा नहीं है, इसमें समय लगता है कुछ भी चीज ठीक होने में। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, और ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे आपको, घरों में ही मिल जाएंगे बहुत सारे। एसिडिटी वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। एसिडिटी तो मतलब एकदम सबका चिपक गया, बहुत लोगों के साथ है, क्योंकि खाने का पैटर्न सबका बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया शरीर की अग्नि। शरीर की अग्नि अगर सही हो, अगर कंट्रोल में हो, तो ठीक है। वो आप जो खाएंगे ना, एक एक लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी खाते, बोलता मेरा हजम हो जाता, मेरे को पाचन क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला हम जो खाए हजम हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर की अग्नि बहुत अच्छी है। शरीर की अग्नि बहुत अच्छी है, वो जो खाता है। और एक बोलता है कि हम इतना सा भी खाएंगे ना, मेरा गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाता है। इट मीन्स कि उसके शरीर की अग्नि बिगड़ी हुई है। एसिडिटी मतलब कहीं ना कहीं अग्नि बिगड़ी हुई है। ठीक है ना, स्टोमक वो एसिड ही नहीं सिक्रेट कर पा रहा है, और अगर एसिड सिक्रेट भी कर रहा है तो वो गलत समय में कर रहा है, गलत सही तरीके से नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया शरीर की अग्नि। शरीर को अग्नि को हम स्किन में कैसे देखेंगे? जैसे हमने बताया यहाँ पे पैचेस, या कितने जनों के आप देखोगे ना, यहाँ गले में ना, नेक लाइन में बहुत ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है ना, देखे हो यहाँ पे एकदम काला, एकदम काला।
नेक लाइंस एकदम काले, ये भी शरीर की अग्नि है। ये अग्नि जो है ये बाहर आ रही है, शरीर का रंग को चेंज कर दे रही है। कि कोई इंसान अगर अचानक से बहुत काला हो जाए, मतलब बोले ना तुम्हारा शरीर का रंग इतना काला कैसे हो गया, इट मीन्स कि वो अग्नि ने उसके स्किन के टोन को खराब कर दिया, काला कर दिया। तो हमें ट्रीटमेंट कहाँ करना है? बहुत सारे लोगों को देखोगे ना, बोले कि आपका अचानक से इतना रंग डार्क हो गया, ठीक है, तो ये अचानक से नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं अग्नि का भी बहुत फर्क है। जब बहुत गुस्सा उठता है तो क्या हो जाता है, चेहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता चेहरा लाल हो जाता है। तो कैसे पता चलता है इसको बहुत गुस्सा है? तो शरीर एकदम लाल हो जाएगा, और जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा, एक गिलास पानी पिलाएंगे ना, 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एलिमेंट्स कनेक्टेड है। क्योंकि डायग्नोसिस है कि शरीर का बहुत गुस्सा मतलब शरीर लाल हो जाएगा उसका। ओके, तो ब्लैक पैचेस इन योर बॉडी, ब्लैक पैचेस इन योर नेक या शरीर में, या काले धब्बे अगर हो रहे हैं पूरे शरीर में, तो ये भी किसी तरह का स्किन या सोरासिस, स्किन सोरासिस भी होते हैं। तो इसमें हम कहाँ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हम आकाश में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम अग्नि में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम वायु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हर चीज में बढ़ाना घटाना पड़ेगा। तो हम कहाँ कहाँ सोच सकते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। अब एक और चीज, अब आता है मन की अग्नि। ये मन की अग्नि तो बहुत अच्छे से सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। बोला फिर अभी मेरे से बात मत करो, मेरे शरीर में आग लग रही है। ऐसा होता है ना, हाँ ऐसा होता है। बोला अभी अभी कुछ मत बोले, मेरे एकदम दिमाग में आग चल रहा है, मेरा दिमाग जल रहा है एकदम से, बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपने दिमाग को ठंडा करो ना, दिमाग जल रहा है, अभी बात मत करो, मेरा दिमाग जल रहा है, ठीक है ना। दिमाग गर्म हो रहा है, नॉट जल रहा है, दिमाग गर्म है अभी मेरा, बात मत करो। इट मीन्स कि उसके दिमाग की अग्नि जो है बहुत, और कोई कोई ऐसे होते हैं सारा दिन ही गुस्सा रहता है। मतलब अगर आप उससे पूछोगे ना आप कैसे, वो भी तक जवाब देगा, इतना गंदा तरीका से जवाब देगा ना, आपको मन करेगा कि इससे बात ही नहीं करना है। तो कहाँ से, कहीं ना कहीं अग्नि बिगड़ी हुई है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? नरेंद्र जी बताइए, आप समझ रहे हो ना अग्नि? यस। तो अग्नि मतलब अभी दिमाग और बहुत गर्म है, अभी बात मत करो, उसका सारा दिन ही दिमाग गर्म रहता है। आप पानी भी पूछो तो उसका दिमाग गर्म रहता है, बोलो अभी पानी मत दो, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, अभी बात ही मत करो, मेरा दिमाग, अरे बात करे तो कब करे, है ना। तो सविता जी इतना हंस रही है, तो उनके आसपास में ऐसे कोई है जो आपके हस्बैंड? अच्छा, जो भी है। तो तो अपना कितना अच्छा डायग्नोसिस बनता है। तो आप अगर जब ट्रीटमेंट में जाओगे ना, तो देखोगे ना कहीं उनका लीवर बहुत इफेक्टेड होता है, हार्ट या लीवर। हार्ट में अग्नि अगर बढ़ जाती है ना, वो इंसान बहुत इमोशनल, एक्स्ट्रा इमोशनल, और शरीर में आप देख पाओगे उसका चेहरे का रंग लाल हो जाएगा या यहाँ पे काला हो जाएगा। तो ये रंग से आप पहचान जाओगे कि कहाँ गड़बड़ी है। अचानक से यहाँ बहुत काला पैचेस, इतना मतलब कहीं ना कहीं उसका हार्ट, यहाँ पे पैचेस, यहाँ पे हार्ट इफेक्टेड है, हार्ट की अग्नि, ठीक है ना। तो और दूसरा चीज है मुंह में छाले, ब्लिस्टर्स। देखना जीभ, आप देखोगे टंग डायग्नोसिस जब हम पढ़ेंगे तो देखोगे जीभ का कलर देख के आप बता पाओगे कि इसके शरीर की अग्नि कैसी है। जीभ, उसका आप टंग देखोगे ना, इसका टंग लाल होगा, एकदम लाल, या टंग में बहुत देखोगे ना, टंग में भी दाने दाने या छाले हो जाते, मुंह में छाले हो जाते, मुंह में लाल, छाला होने से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो क्या डायग्नोसिस मरेगा, ये आप तो नॉर्मल सभी जानते हैं, दादी नानी भी बता देगी कि मुंह में छाले, इसका मतलब क्या बोलते हैं, पेट गर्म है, बोलते हैं ना पेट गर्म है। तो ये गर्म क्या है, अग्नि, मतलब स्टोमक की अग्नि बढ़ गई। जीभ में, जीभ लाल है, जीभ में छाले हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो आपको 10 तो दवाई लिख के दे देंगे, 10 दवाई लिख के दे देंगे, ये लो वो लो, बिकासुल लो, ये लो, पता नहीं कितनी सारी दवाई है, मुझे तो नाम भी नहीं पता है। तो क्या होगा, अल्टीमेट जो कारण है, तो हमारे अगर घर में बड़े लोग रहेंगे ना, बोले बेटा कुछ नहीं हुआ है, ठंडा चीज खाओ, ठंडा पानी पियो, सौंफ का पानी पियो, मिश्री का पानी पियो, धनिया का पानी पियो, वो लोग ये बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं पेट गर्म है। तो ऊपर से कुछ लगा के क्या फायदा होगा, गड़बड़ तो अंदर है। बोले ना तुम ठंडा चीज खाओ, अभी ठंडी ठंडी चीजें खाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। तेल मिर्च मसाला गर्म चीजें, वो लोग को सब पता था, हमें सीखना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सब चीजों को अवॉइड कर दिया, ठीक है ना। और उनके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, सारी प्रॉब्लम हमारे ही साथ चिपकी हुई है, क्योंकि हमने अपने सारे सर्कल को ही गड़बड़ कर दिया, साइकिल को ही गड़बड़ा के रखा है।
हर चीज, छोटे छोटे चीजों तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी बड़े के पास जाओगे ना, वो बोलेंगे तुम ये करो वो करो, और उससे ठीक भी हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया शरीर का अग्नि। कैसे समझ सकते हैं? जीभ लाल है इसका मतलब हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। आंखों में अगर लाल हो जाता है, कई बार देखते हो ना आंख लाल हो जाता है ना, इट मीन्स कि आपकी लीवर की हीट बढ़ी हुई है। ट्रीटमेंट हमको करना है लीवर में। और बहुत जन ऐसे होते हैं जिनकी आंखें हमेशा लाल रहती है, रेड आईज, ठीक है ना। तो डॉक्टर्स क्या देते हैं? डॉक्टर्स उसमें ड्रॉप्स दे देंगे। अरे ड्रॉप्स देके क्या होगा? इट वर्क, समटाइम्स इट वर्क, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे लीवर में है। अब वहां ट्रीटमेंट करना है, लेकिन लीवर डिटॉक्सिफाई करना है। गड़बड़ यहाँ हम लोग आंखों में, वो आंखों में नजर आ रहा है कि आंख लाल है। तो इस तरीका से डायग्नोसिस होता है। कितने लोगों का शरीर गर्म रहता है, एनी टाइम गर्म, हथेली गर्म, पैर गर्म, लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि सर ठंडा होना चाहिए और पैर गर्म होने चाहिए। आजकल उल्टा है, माथा गर्म रहता है और पैर ठंडे रहते। होता है ना। मंजुला जी को हंसी आ रही बोलते थे ना सर ठंडा और पैर गर्म, आजकल उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। पैर ठंडे रहते हैं और सर गर्म रहता है, एनी टाइम गर्म रहता है। बोले मेरा दिमाग, बच्चे लोग भी बोलते हैं मम्मी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, अभी बात मत करो, बोलते हैं ना। तो गड़बड़ी तो बहुत, तो लाइफस्टाइल से गड़बड़ी है। ये जो खान पान है, सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही है, ये जो खान पान है, ठीक है ना। पिज्जा बर्गर तो खाएंगे तो शरीर भी तो वही होगा, वही रिजल्ट देगा शरीर, ठीक है। तो ये है शरीर की गर्मी। और मन की गर्मी भी देखे, समझ में आया? आप एकदम समझ पाओगे कि एकदम कहा, आपको उस पर दया आएगा। फिर कोई घर में अगर आपके पास ऐसे है जो बोलेगा एनी टाइम दिमाग गर्म है, तो आपके मन में ट्रीटमेंट चलेगा कि इसका अग्नि बिगड़ा हुआ है, हमको अग्नि का इलाज करना है। चुपचाप उसका ट्रीटमेंट चालू कर दो, देखना थोड़ा दिन में आपको रिजल्ट मिलेंगे और बहुत मजा आएगा। फिर आप उसको उसके बाद बताना, पहले मन बताना, बोले कि ना आप चलो आओ आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उसको बोलोगे कि आपके मन की अग्नि बढ़ी हुई है ना, तो उसका अग्नि और बढ़ जाएगा उसके पास कि वो तो हर बातों को हजम ही नहीं कर पा रहा है ना, वो तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो अग्नि के लिए एक शब्द है डाइजेशन, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और अग्नि को कैसे समझ सकते हो कि अग्नि का काम है डाइजेशन, आग का काम है क्या? डाइजेस्ट करना। हवन कुंड है, हवन कुंड में जो डालोगे उसको जला देगा, राख कर देगा। शरीर में अगर अग्नि सही है तो आप जो खाओगे उसको हजम कर देगा। तो बोलते हैं ना, अगर पेट खुश, अगर किसी का टमी हेल्दी है तो वो पूरा इंसान हेल्दी रहता है यूजुअली। पेट खुश तो मन खुश, पेट सही है तो सब सही है। पेट, एक दिमाग तो हमारे पेट में भी होता है। इवन ये भी डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं कि एक माइंड तो पेट में भी है, ठीक है ना। तो जिसका गट हेल्थ सही है वो सब सही है उसका, ओके। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी देखो, आप लोगों का डायग्नोसिस करेंगे ना, आपके दिमाग में वो लोग घूमने लग जाते हैं। फिर किसी को कोई बात बताई और आप उसको बोलेंगे तुम किसी को बताना मत, और वो अगले ही पल जाके किसी को बता देगा। ऐसे होते हैं ना। तो आप स्पेशली बोलोगे कि तुम किसी को मत बताना, और वो तुरंत जाके, आप अपनी मम्मी को बताए तो वो जाके अपनी सिस्टर को बता दी, वो सिस्टर को, और उसको भी बोले कि तुम किसी को बताना मत, हम तुमसे बोल रहे। तो कहाँ गड़बड़ी है? मन में अग्नि नहीं है, जलाए, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है मन में चीजों को, है ना। नारद जी फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, मन की अग्नि, डाइजेशन ही नहीं हो रहा है। जो बोलते हैं ना रायता फैलाना, कुछ भी बात बोले उसको फैला के 400 जन को बता देना। और एक एक लोग ऐसे होते हैं कि आप उसको बताओ तो 20 साल बाद भी वो आपके बोले बिना किसी को बताएगा नहीं। ट्रस्ट वर्दी होते हैं वो लोग बहुत। तो मन की अग्नि अगर बैलेंस रहे तो सब अच्छा है, अगर इम्बैलेंस रहे तो वो सब उगल देता है। गुस्सा में देखना सब उगल देगा। आप अपने हस्बैंड को कोई बात बताओ, बोले कि नहीं है मैंने तो आपसे शेयर किया है, आप प्लीज किसी को ऐसे बताना मत, उनको गुस्सा उठेगा, वो सब उगल देंगे। तो क्या होगा? मन की अग्नि डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए और सारा कुछ बता दिया, वहीं आप तो फंस गए, गड़बड़ हो गया वहीं पे। होता है ना ऐसा बहुत बार। तो गुस्सा बहुत खराब है, लेकिन ये डाइजेशन भी बहुत जरूरी है, मन में अग्नि होना भी बहुत जरूरी है एक लेवल तक, तभी आप चीजों को डाइजेस्ट कर पाओगे। नहीं तो रामायण महाभारत बहुत कुछ होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये होते हैं मन की अग्नि। तो हमने 5 तत्व समझे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। 5 को ब्रह्मांड में देखा, 5 को शरीर में देखा और 5 को मन में देखा। अब आते हैं हम 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स में। तो उससे सबसे पहले हम शुरू करेंगे काल, ठीक है। बीच में पानी पी सकते हो, कोई आपको पूछना नहीं पड़ेगा ये पानी पीना या नहीं पीना, राइट। जब हम काल की बात करते हैं, काल द्रव्य की बात करते हैं,
तो काल को हम शरीर में कहाँ देखेंगे? ब्रह्मांड में काल तो समय के अनुसार जो पृथ्वी घूम रही है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, एवरीथिंग इज काल, ठीक है ना। अब हमें शरीर में काल को कहाँ ढूंढे, कहाँ पे ये काल, समय कहाँ है? घड़ी लगी है शरीर में? कहीं घड़ी नहीं लगी है। इसको हम देखेंगे अपने नर्वस सिस्टम से, जिसको हमने 2 क्लास में बार बार समझा कि अगर किसी का नर्वस सिस्टम, काल के लिए जो ऑर्गन है दैट इज ट्रिपल वार्मर, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम। ओके, तो नर्वस सिस्टम अगर किसी का बिगड़ा हुआ है तो वो इंसान हर जगह लेट आएगा। तो वो अगर एकदम लेट बोले तुम तो लेट लतीफ हो, तो अब से हम उसे लेट लतीफ नहीं बोलेंगे, आप उसको ये बोलेंगे कि अपने सोने का पैटर्न सही करो। वो इंसान हर जगह लेट होगा, खाने में भी लेट, उठने में भी लेट, सोने में भी लेट, जाने में भी लेट, हर जगह लेट। आप उसका वेट करते रहोगे, 1 घंटा लगेगा रेडी होने में, बोल आप ऐड करके रखोगे कि इसको बोलने का मतलब है 1 घंटा पहले ही आप उसको बोल देंगे कि रेडी हो जा, मैं तो रेडी हूँ। ऐसे करते हैं ना हम लोग बहुत बार, मैं तो घर से निकल गई, लेकिन वो आपको पता है कि वो उसको समय लगेगा, आप उसको फोन करके बोलेंगे मैं घर से निकल गई तुम जल्दी से आओ, तो वो हड़बड़ी में और फिर जल्दी जल्दी काम करेगा, फिर भी वो आधा घंटा लेट हो जाएगा, फिर बोलेगा मैं तो इतना जल्दी उठी फिर भी मुझे लेट हो गया। दिस इज काल। कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे उसके नर्वस सिस्टम में। और कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? उसका फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे। आगे पढ़ेंगे ना, जब हमारे फिंगर नंबर देखेंगे कि इससे क्या क्या फिंगर नंबर जुड़ा हुआ है, तब हमें समझ में आएगा ये चीज। और ठीक है, काल तो अभी डिस्कशन करने का ज्यादा जरूरत ही नहीं, क्योंकि काल को हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिशा, ठीक है ना। अब ये दिशा कि अगर किसी की दिशा बिगड़ गई तो सब कुछ ही बिगड़ गई, तो ठीक है ना। अगर दिशा बिगड़ गई तो सब कुछ ही गड़बड़ है, ठीक है ना। तो दिशा अगर बिगड़ गई तो भगवान, अगर जो विंड की दिशा अगर बिगड़ जाती है तो क्या गड़बड़ी है? जिस रास्ते बहनी है उसमें नहीं बह रही है, वो भी गड़बड़ है। पानी की दिशा बिगड़ जाती है तो क्या होता है? फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो दिशा हमारे शरीर में भी है, जो खाना जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब देखिए हमने वायु का भी, उसमें वायु का भी ट्रीटमेंट है, लेकिन ठीक है। अब किसी को उल्टी हो रही है, बच्चों को ही देखते हैं ना, ये बड़ों को भी उल्टी हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है, जो खा रहा है उल्टी हो रहा है। इसका मतलब क्या है? खाना जहां जाना चाहिए तो वायु तो गड़बड़ है ही, वो वायु उल्टी दिशा में बह रही है, वायु जहां बहना है वहां नहीं बह रही है। लेकिन हमें दिशा का भी ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना। हमें दिशा का भी ट्रीटमेंट करना है। जो दिशा में जानी चाहिए उस दिशा में नहीं जा रही, वो किसी और दिशा में जा रही है, ये शरीर की, ठीक है। मन की दिशा, मन की दिशा कहाँ है? अब जैसे और एक दिशा का आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर नर्व रिलेटेड इश्यूज होता है, आप देखोगे जहां पाँव पड़ना है वहां नहीं पड़ रहा है, वो कहीं और ही पड़ रहा है। ऐसे लोग जिसको डिस्टर्बेंस होता है, नर्व रिलेटेड इश्यूज है, बोलते ना चलते चलते पाँव टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। या चलने के, जब पेशेंट एंटर कर रहा है ना आपके पास आ रहा है, तो आप उसके चाल ढाल से समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं दिशा भी गड़बड़ है। पाँव जहाँ टेक रहा है वहां नहीं टिक रहा, कहीं और ही टिक रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। या हाथ का मूवमेंट जो है, ये अगर वो चाहता है कि हम यहाँ हिलाए, वहां नहीं कहीं और ही हिल जाए, ठीक है ना। तो ये दिशा की गड़बड़ी। और मन की दिशा गड़बड़ी मतलब किसी की अगर दिशा बिगड़ गई, वो तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। जो करना चाह रहा है वो नहीं कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है। जैसा बोल रहे हैं वो नहीं कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है। और आज अभी तो ये बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तो मन की दिशा बिगड़ना मतलब गलत आदतें पकड़ लेना, अल्कोहल की आदत पकड़ना, है ना, एडिक्ट हो जाना कोई चीजों से, नशे से या कोई भी चीजों से एडिक्ट हो जाना, गलत संगति पकड़ना। तो बोले क्या है, इसका मनोदिशा गड़बड़ हो गया है, बोलते हैं ना कि मेरा इसका मनोदिशा गड़बड़ है, अभी इसको ठीक करना पड़ेगा, बोलते हैं ना हम ऐसा कि मनोदिशा गड़बड़ है, मतलब मन की दिशा गड़बड़ है, मनोदिशा खराब हो गई। तो उस मनोदिशा का ट्रीटमेंट हम करेंगे। हमें दया आएगा कि अरे इसका तो ट्रीटमेंट जरूरी है। किसी को शराब की लत पड़ गई, लोग गलत संगति में पड़ गए, जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत दिशा में, बोला ना ये गलत दिशा में चला गया, ये शब्द तो हम बहुत बार यूज करते हैं, अरे वो तो गलत दिशा में चला गया। गलत दिशा मतलब गलत चीजों को पकड़ लिया, गलत काम कर रहा है, तो ये हो गया गलत दिशा। तो ये होता है मन की दिशा। तो मन की दिशा डायरेक्ट हमारे लिम्फ सिस्टम से कनेक्टेड है। अभी और आगे जब देखोगे ना, तो ये जो लिम्फ सिस्टम है, अब फॉर एग्जांपल एक बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये जो इतना रेप्स होते हैं, ठीक है ना, आजकल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। इवन चिल्ड्रन, मतलब बच्चे 18 ईयर से कम है वो लोग भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, इनका जो दिशा है, इनका जो लिम्फ सिस्टम है वही गड़बड़ी है।
और क्यों? बहुत सारे कारण है, मीडिया कारण है, टीवी कारण है, हमारा ग्रूमिंग कारण है, खान पान रीजन है, बहुत सारे रीजंस है। और क्या बोलते हैं, इनको काउंसलिंग का ज्यादा जरूरत है रेदर देन कोई दवाई। और ये क्या है, वो उसका लिम्ब सिस्टम ही गड़बड़ है, मतलब उसका दिशा ही गड़बड़ हो गया है, उसको सही गलत पता ही नहीं चल रहा है, क्या सही है या क्या गलत है। तो दिस इज दिशा, ठीक है। उसके बाद आता है मन, काल दिशा मन, ठीक है। अब ये मन जो है, तो मन तो अभी अभी आराम से समझा सकते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है। मन तो अल्टीमेटली जो हम हैं ये हमें बनाता है, एग्जैक्टली बोलते हैं इसका मन बहुत बड़ा है, इसका मन बहुत छोटा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो मन इज टोटली मेटाफिजिकल। मन अल्टीमेटली जो हमारी सृष्टि ने हमें जैसे बनाया है, ये जो हमारा डीएनए है, दिस इज अवर मन। मन इज अवर डीएनए, जो हम लेके आए अपने एंसेस्टर से, कैसे हम दिख रहे हैं, हमें क्या पसंद है, हमें क्या खाना पसंद है, हमें क्या कैसे रहना पसंद है, हमें क्या पहनना पसंद है, हमें क्या कलर पसंद है, ये सब कुछ मन में आ जाता है, राइट? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। मन बहुत बड़ा है, मन बहुत छोटा है, हम मन में क्या सोच रहे, बोले ना मन नहीं कर रहा है करने का, सब कुछ अच्छा है, मुझे पता है ये काम करने से सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बोले ना मेरा मन साथ नहीं दे रहा है इसके लिए। तो व्हाट इज दिस मन? इस मन को हम तोल नहीं पाएंगे, लेकिन इसको जब हम एनर्जेटिकली ट्रीटमेंट करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा जो राइट हैंड का जो मिडिल फिंगर है ना, ये हमारा मन का फिंगर है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चे को मन नहीं लगता है ना, तो हमारे एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। या कोई चीज में मन नहीं लग रहा है, या मन डिस्टर्ब होके रखा हुआ, इमोशनली हम बहुत डिस्टर्ब होके रखे हुए, इन दैट केस सर का प्रोटोकॉल है कि ये जो मिडिल फिंगर है, इसमें तीनों जॉइंट में अगर हम क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं, रोज रात को लगाओ, सुबह हटा लो, और अगर बहुत मतलब कम से कम 1 महीना आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो देखना ये जो मन है, बोलते ना मन बावला है, मन तो बावला है, तो ये मन कंट्रोल में आ जाता है काफी हद तक। कंसंट्रेशन का बहुत अच्छा पॉइंट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अगर आप बच्चों को भी क्लस्टर मैग्नेट नहीं लगाते हो, यहाँ पे 3 मटर दाना भी लगाते हो रोज रात को, एग्जाम्स का समय आ रहा है, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये फिंगर में तीनों जॉइंट्स में अगर मटर दाना लगाते हो, और हमारे केस में अगर हम क्लस्टर मैग्नेट्स लगाते हैं, बच्चे बड़े हैं तो क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, तो दिस विल गिव अमेजिंग रिजल्ट्स। कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता है इससे। तो मन का इलाज हमने कहाँ किया? अपने फिंगर, इस अब हर एक तत्व के लिए हर एक फिंगर है, ठीक है ना। तो ये हो गया मन। एंड उसके बाद है आत्मा। आत्मा इज एवरीथिंग, आत्मा इज एनर्जी, ठीक है ना। तो आत्मा को कैसे समझेंगे? अब ट्रीटमेंट में कैसे यूज लेंगे आत्मा को? आत्मा को हम ट्रीटमेंट में कैसे यूज लेंगे? आत्मा और तम। आत्मा मतलब होता है एनर्जी, तम मतलब होता है अंधेरा, ठीक है ना। आत्मा इज एनर्जी एंड तम इज अंधेरा। तो जब हम ट्रीटमेंट में करेंगे तो हम इस आत्मा को कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे ये आत्मा को? आत्मा कभी कहीं ढूंढ सकेंगे? आत्मा को नहीं ढूंढ सकेंगे। तो एक ट्रीटमेंट में हम इसे कैसे यूज करेंगे? तो आत्मा जो है, दिस सोल, या आत्मा, सोल भी बोलेंगे इसको, आत्मा भी बोलेंगे, दिस इज अपार, बोले ना इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। और डार्कनेस, डार्कनेस के लिए एक शब्द है नियर, दैट इज पर, अपर और पर। आप आत्मा का एक शब्द है अपार, और डार्कनेस का एक शब्द है, और इसके लिए जो शब्द है तम, तम के लिए एक शब्द हमने बोला था, दैट इज डार्कनेस। तो जब प्रोटोकॉल्स बनते हैं ना, तब आप देखोगे कभी भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है शरीर में, तो हम क्या करते हैं, 0 टोन करते हैं और 9 को सिडेट करते हैं, ठीक है ना। अभी आप आगे समझोगे। तो जो सोल है, जो आत्मा है, उसका नंबर है 9। नंबरिंग तो हमने लास्ट क्लास में किया था ना। आत्मा का नंबर है 9 और तम या डार्कनेस का नंबर है 0। तो शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, इसका मतलब क्या है, कोई माइक्रोब्स हमारे शरीर में आ गए, एक्सटर्नल पैथोजेंस, वो हमारे शरीर में घुस गए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 0 टोन मतलब अंधेरे को बढ़ाना है, ठीक है ना, और 9 को सिडेट करते हैं, मतलब माइक्रोब्स की आत्मा को हम मारते हैं।
आया समझ में कि हाँ ट्रीटमेंट में कैसे यूज आएगा ये। और बहुत सारे प्रोटोकॉल में किसी भी तरह में बॉडी में इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन, इवन शरीर में वॉर्म्स भी होते हैं ना, तो हम देखेंगे 0 टोन और 9 सीडेट कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन से फिंगर में करना है, वो सेकेंडरी मैटर है। हम 0 को टोन करते हैं और 9 को सीडेट क्यों करते हैं, अभी हम इतना ही समझा रहे हैं, क्योंकि अभी हम ट्रीटमेंट में चले गए ना, तो अभी जितना समझाए आप सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो 0 को टोन करना, टोन मतलब एनर्जी को बढ़ाना, और 9 को सीडेट करना मतलब एनर्जी को कमाना। ठीक है ना। तो शरीर में अगर मेरे शरीर में कोई माइक्रोब घुस गया, कोई ऐसे जीवाणु घुस गया, तो हमको क्या करना है, उस जीवाणु की आत्मा को मारना है। बोले ना ये दवाई ले लो, ये सारे कीड़ों को मार देगा। तो एक्यूप्रेशर में कोई दवाई लेने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, हमें 0 को टोन करना है, मतलब अंधेरे को बढ़ाना है। और क्या करते हैं, दूसरा चीज है आत्मा को मारना है, मतलब 9 को, दैट इज आत्मा को सीडेट करना है। तो आत्मा को मारा और अंधेरे को बढ़ा दिया, तो माइक्रोब्स अपने आप मर जाते हैं। 0 to 9 सीडेट कोई भी तरह का इंफेक्शन में बहुत यूज होता है। मैंने ब्लैक कलर के बारे में बहुत बार बताया, एवरी टाइम हम ब्लैक कलर के बारे में बोलते हैं कि किसी भी तरह का इंफेक्शन में ब्लैक कलर बहुत अच्छा वर्क करता है मैजिकली। क्यों वर्क करता है, अब आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। ब्लैक कलर मतलब डार्कनेस, काला रंग मतलब डार्कनेस। तो कहीं भी इंफेक्शन हो, उसमें काला रंग क्या करेगा, उस चीज को मार देगा। वो कोई भी, वो चाहे आपके लंग्स में इंफेक्शन हो, इंफेक्शन मतलब कुछ एक्सटर्नल पैथोजेंस घुसे हैं, लंग्स में इंफेक्शन हो, यूटीआई हो, यूटीआई में भी क्या है, कुछ एक्सटर्नल हमारे बॉडी में कुछ ऐसा घुस गया जो हमारे शरीर में इंफेक्शन, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगल होते हैं, फंगल इन्फेक्शन कुछ भी हो गया, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें याद जस्ट इतना जानना है कि 0 to 9 सीडेट ब्लैक कलर मतलब वो कोई इंफेक्शन को खत्म करेगा। थ्रोट इन्फेक्शन में भी हम ब्लैक कलर बोलते हैं, इवन सर लोग बोलते हैं ब्लैक कलर लगाओ। कहीं भी इंफेक्शन हो ब्लैक कलर लगाओ, आंख में इंफेक्शन हो ब्लैक कलर लगाओ, नाक में इंफेक्शन हो ब्लैक कलर लगाओ। तो क्यों, जो माइक्रोब्स पर्टिकुलर उस एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं, हम उस माइक्रोब्स को अंधेरे से, डार्कनेस बढ़ा के क्या करते हैं, उसको मार रहे हैं। ठीक है ना। इज इट क्लियर, ब्लैक कलर का कंसेप्ट अभी समझ में आ रहा है, क्यों हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। हर कलर की अपनी एनर्जी होती है। तो ये जो 7 कलर है, जो आपके जो रेनबो के जो 7 कलर है, उसमें तो ब्लैक कलर कहीं पे है ही नहीं। ठीक है ना। इंद्रधनुष के जो 7 कलर है उसमें तो है ही नहीं। तो ये ब्लैक कलर कहाँ से आ गया, ब्लैक कलर मतलब आत्मा को बढ़ाना, सॉरी अंधेरे को बढ़ाना। तो कोई भी इंफेक्शंस को किल करने के लिए ब्लैक कलर सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट, ब्लैक कलर। तो मतलब ब्लैक कलर का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। इवन स्पाइन के अगर एक बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट बताते हैं कि ये अपने स्पाइन का जो एरिया है ना, इसमें भी अगर हम स्पाइन में बहुत पेन है, अगर किसी का स्पाइनल प्रॉब्लम है या पीठ में दर्द है, इन दैट केस यहाँ पे हम मटर दाना बताते हैं। ठीक है ना, कि आप यहाँ पे मटर दाना लगा लो। तो एक ब्लैक कलर करके अगर वो मटर दाना लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है ना। लंग्स में भी अगर इंफेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर करके उसके ऊपर मटर दाना लगाओ, तो वो डबल इफेक्ट करेगा। कलर अपनी एनर्जी के लिए वर्क करेगा और मटर दाना अपना करेगा, काम करेगा। और जब हम लोग कोविड के समय में ना, एक और ट्रीटमेंट जो थे जिसको हम कोविड शील्ड बोलते थे, ये अपने, और हमारा नहीं है एक्चुअली, ये सारा संस्थान का देन है। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया है, राइट। तो ये सब ट्रीटमेंट को भी आपको अपने आप को अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब आप किसी को अगर ये जब बोलोगे ना, तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि आप ऐसे कर लो ठीक हो जाओगे, याद नहीं रखना पड़ेगा, राइट। ये देखो, ये हाथ दिख रहा है ना मेरा, तो इसको ना हम कोविड शील्ड बोलते हैं, राइट। कैसे, आईज, नोज, माउथ, थ्रोट, लंग्स। तो कोविड क्या क्या चीज को इफेक्ट किया, हमारे आईज को, नोज को, मुंह को, और मुंह के थ्रू गले में जा रहा है, दैट इज गला, और हमारे लंग्स। तो हमने सबको क्या कर दिया। तो अभी भी इवन ठंड के समय और के समय बच्चों का अपना कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं या ऐसा जगह जा रहे हैं, इन दैट केस आप अगर सारा में ब्लैक कलर करते हो, तो मेनली जो पैथोजेंस है वो कहाँ से एंटर करते हैं, हमारे मुंह के एरिया से एंटर करते हैं, है ना। हाथ में, वो हाथ को क्यों सैनिटाइज करते हैं कि हाथ में अगर कुछ लग जाता तो हमारे मुंह के थ्रू अंदर चला जाएगा। तो नाक में, तो हमें क्या करना है ना, मास्क का जरूरत नहीं है, ये शील्डिंग जरूरी है एनर्जेटिकली।
मास्क एक जरिया है खाली, लेकिन दिस इज द एक्चुअल शील्ड। इज इट क्लियर? अभी तक जो बताया वो क्लियर है? इसमें अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। अब आप पूछ सकते हो, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। इसमें और एक मैजिक है, ये बताइए। देखिए कि जो 10 तत्व है और हमारा शरीर जिस तरीका से बना हुआ है, हमारे शरीर में कितने होल्स है? बताइए, कोई बताइए कि हमारे शरीर में कितने होल्स है, कितने रास्ते हैं, ये बताइए। कितने होल्स है हमारे शरीर में? कोई भी बताइए। मंजुला जी आप बताइए, कितने होल्स है हमारे शरीर में? अभी देखिए, जब हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, वहां पे हमें हिचकिचाना नहीं है, ठीक है ना। हम लोग मेडिकल पढ़ रहे हैं, अभी मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, राइट? तो इसमें हमें हिचकिचाना नहीं है। मेरा एक सवाल है कि हमारे शरीर में कितने रास्ते हैं? नरेंद्र जी आप बताइए, कितने रास्ते हैं हमारे शरीर में? कान, नाक, मुख्य तो 7 है हाँ, मुख्य तो 7 है जी। अच्छा, 7 कौन से? जैसे 2 आंख 2 नाक हो गई, 2 नाक, हाँ ठीक है। आपका एक मुंह हो गया, 3, और मूत्र और मल के लिए 2, 5। हमने आंख को भी गिन लिया था, वो आंख तो है नहीं, यस, गलत गिना। 5 अच्छा। है, प्रमुख रूप से 5 है। अपने आप को कभी गलत मत मानिए, आप जो थे वो एकदम सही थे, ठीक है ना। तो पैथोजेंस जो है ये कहाँ से घुसते थे? आंख से भी तो इन्फेक्शन हो जाता है ना। हाँ घुसते हैं, लेकिन वो छिद्र माना जाएगा क्या शरीर? 100% माना जाएगा। छिद्र क्या है? कोई माइक्रोब्स हमारे आंख के थ्रू भी तो, शरीर में जो घुसने का जगह है वो क्या आंख से भी तो घुस सकते हैं। हाँ वो तो 100% है। तो हमारे फेस में खाली 1 2 2 3 4, कान को भूल ही गए आप, कान से भी तो इंसेक्ट्स घुस जाते हैं अंदर। कान में पानी नहीं घुस जाता है? भूल गए कान को। कान को कैसे आप मतलब वो कर लिए, प्रायोरिटी नहीं दिए। नहीं, लेकिन उसमें छिद्र नहीं है। 100% छिद्र है, वो क्यों नहीं है? कान से पानी घुस जाता है, कान से कीड़े घुस जाते हैं अंदर, सब कुछ हो जाता है, तो कान को हम छिद्र कैसे नहीं मानेंगे? आप पानी में घुस जाइए, एकदम ऐसे कान करके सारा पानी कान में घुस जाएगा। कान को बंद करेंगे तो क्या करते? पानी में जाते कान नहीं बंद कर लेते, नाक कान को भी बंद करते, सांस लेते रहिए, कान में पानी घुस जाएगा फिर। तो कान को कैसे आप इतना डिप्रायोरिटाइज करेंगे ऐसे? तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो हमारे फेस में है खाली। अब बचे 3, उसमें 2 हमारा, एक आपका यूरिन के लिए जो है, और दूसरा हमारा एनस, 9। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सब लोग भूल गए, वो हमारा है नेवल। उसको कैसे भूल गए? इसी से तो हमारी सृष्टि हुई है। अपने जो हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नरेंद्र जी, आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि आप आंसर नहीं दोगे, क्योंकि ये जो नेवल है सारा प्रॉब्लम, तो ये हमारा सोलर प्लेक्सस, ये हमारा शरीर को बैलेंस को बना के रखता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जब आते हैं ना, तो सबसे पहले उसका नेवल सेट होता है, और दूसरा उसका स्पाइन मसाज होता है। एक्यूप्रेशर में जब पहले एक्यूप्रेशर होता था ना, तो यूजुअली उसका सबसे पहले तो इतना इस लेवल तक एक्यूप्रेशर इस साइंस नहीं बढ़ा था। तो लोगों का खाली यही मान्यता कि ये दबाव चिकित्सा, मर्म चिकित्सा है, दबाव चिकित्सा। तब सबसे पहला ट्रीटमेंट होता था नेवल में, उसको नेवल को प्लेस किया जाता था, मतलब नेवल पंप आता है, आपको तो शायद पता भी होगा। तो नेवल पंप से उसका नेवल बैलेंस किया जाता था, और स्पाइन मसाज, तो उसमें पेशेंट को 50% रिलीफ मिल जाता था पेन में, स्पेसिफिकली पेन में, स्पाइन मसाज और नेवल। तो नेवल को हम कैसे भूल सकते हैं? नेवल हमारे बॉडी का एक्सिस है, जैसे चक्का है ना, चक्का। और नेवल देखोगे ना, नेवल हमारे बॉडी को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है। अगर आप अपने मेजरमेंट करोगे ना, आप मेजरमेंट करिएगा अपना, ये मेजर हमारे बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स, एकदम इक्वल, ठीक है। और ये जो चक्का होता है ना, व्हील के बीच में एकदम वो रहता है ना, कहीं वो गड़बड़ हो गया, वो नॉट गड़बड़ हो गया, तो क्या होगा? सब उलट पुलट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे बॉडी का एक्सेस है, इसको मत भूलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेवल ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एक्यूप्रेशर। नेवल, बहुत सारा प्रॉब्लम्स नेवल से रिलेटेड है, ठीक है। नेवल के ऊपर तो हम एक पूरी क्लास ले सकते हैं, एक क्लास नहीं 10 क्लास हो सकता है आप लोग का नेवल के ऊपर से। नेवल अगर ऊपर सरक जाए, गोला बोलते हैं ना,
शरीर का गोला सरक गया, नेवल ऊपर सरक जाए तो क्या होगा, उसको क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, एसिडिटी होगा। नेवल नीचे चला जाए तो क्या होगा, लूज लूज मोशंस। नेवल अगर राइट चले जाए तो राइट साइड में पेन, नेवल अगर लेफ्ट चला जाए तो लेफ्ट में। तो कई डायरेक्शंस है नेवल के, ठीक है ना। तो इसमें तो पूरी क्लास ले सकते हैं, वो अपने एक क्लास में समझेंगे। और अगर बॉडी सामने पेशेंट खड़ा है, ठीक है ना, वो उसको बहुत सालों से बहुत सारा लूज मोशन और बहुत सारा प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, बोले मैंने हजारों ट्रीटमेंट करा लिए, कहीं रिजल्ट नहीं आया। तो वो आपके पास जब खड़ा होगा ना, तो आपका सबसे पहला डायग्नोसिस ही वही है, कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं करना है। आप देखोगे ना कई लोगों का ये जो कंधा है ना, एक झुका हुआ रहता है, ये कंधा झुका हुआ है। जैसे अगर मैं ऐसे हूं तो अगर ये कंधा झुका हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सविता जी, ठीक है ना, पुष्पा की तरह है ना। पुष्पा कहीं पे नहीं है, पुष्पा घूमने गई है शायद, ठीक है ना। तो ये देखो, ये अगर मेरा ये बिगड़ा हुआ है तो अब आप समझ पा रहे हो ना, इट मीन्स ये नेवल में गड़बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा तो कुछ नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है। जैसे अगर आप पेशेंट को देख रहे हो तो आप पहली नजर में समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं इसका नेवल गड़बड़ है। उसके हाथ पैर छोटे हो जाएंगे, साइज का डिफरेंस, पैरों के साइज का डिफरेंस, ठीक है ना। और स्पेशली ये सबसे पहला डायग्नोसिस है कंधा का, ये कंधा इज द बेस्ट डायग्नोसिस। ये जो लेवल है ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, चक्का से अगर वो नॉड हिल जाता है तो क्या होता है, चक्का डगमग डगमग करता है ना। तो और ये जो उसके पैर भी छोटे बड़े हो जाते हैं। पैर छोटे बड़े कैसे पता चलेगा, साइज तो नहीं नापोगे ना, वो जब चल के आ रहा है ना तो देखोगे थोड़ा सा होता है ना, होता है ना। तो देखोगे ऐसे चल रहा है, तो जैसे ही आप देखोगे ना, वो जब चल के आएगा ना, तो हमें अपने पांचों सेंसेस को काम में लेना है। तो जब चलेगा तो आप देख के समझ जाओगे कहीं ना कहीं ये नेवल में गड़बड़ी है, राइट। तो ये भी बहुत अच्छा डायग्नोसिस। मुझे तो पुष्पा ही याद आ रहा है, केवल श्रीवल्ली का कंधा भी झुका हुआ है, पैर भी टेढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसलिए पुष्पा बोला क्या, ओके ओके। वो तो उसके फैशन नेवल में हो, गड़बड़ी नहीं है, वो तो पिक्चर है, फैशन स्टाइल है। वो तो हमारे बच्चों को भी पुष्पा बना दिया। नहीं नहीं, समझने के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ओके, मैं तो उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जो नेवल है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होल, ये हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखता है। नेवल बैलेंसिंग तो एवरी डे जरूरी है। तभी बड़े बुजुर्ग, मैं तो बड़े बुजुर्ग को बहुत मानती हूँ ना, पहले वो लोग हमेशा जो बोलते हैं ना, वो हर चीजें अगर हम लोग अपने लाइफ में अपना देना तो हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने डॉक्टरों में लाइन वाइन कुछ नहीं होगी। सुबह उठ के बोलते थे अपने हाथ को ऐसे देखो, ठीक है ना, अपने हाथ को देखो, फुटकारा दो और अपने पूरा मुंह में इसको फेर लो, ये ऐसे बोलते थे। अभी भी करते हैं, बहुत जन करते हैं। तो क्या है, बोलते हैं कि अगर ये अगर बराबर हो तो आपको चांद के जैसा वर मिलेगा। तो जैसे ही वर के लिए वर से जोड़ देते हैं ना, तो लोग उसको देखते हैं कि मुझे इतना सुंदर वर मिलेगा या मुझे इतनी सुंदर वाइफ मिलेगी, तो उसको करते हैं। और जहां ये गड़बड़ होता था ना, तो हम टेंशन में आ जाते थे कि अरे ऐसा क्यों, अरे नेवल गड़बड़ है तो चीजें तो गड़बड़ ही होगी लाइफ में। तो ये गड़बड़ होने से ना, तो इसका मतलब ये जो सारे जो जोड़ है ये अगर नहीं मिल रहे, इसका मतलब नेवल जो है वो डिस्टर्ब्ड है। बहुत अच्छा डायग्नोसिस है ये, ठीक है ना, नेवल डायग्नोसिस। तो इजीली समझ में आ जाता है। अच्छा, एक बहुत छोटी सी चीज है, वो मैं बता के अपना क्लास हम एंड करते हैं नेवल के ऊपर।